विरोध के रूप में, शिकायत के रूप में, ब्लेम के रूप में, जजमेंट के रूप में, कंप्लेन के रूप में, कंपैरिजन के रूप में, उलाहने के रूप में, जितनी बातें भी वो कह रहा है उसमें सारे कचरे को बाहर छोड़ करके हमको सिर्फ एक बात सुननी होती है कि उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई है जिसके कारण वो ऐसा कह रहा है या कर रहा है। उतने को हमको सुनना होता है, बाकी सारी चीजों को बाहर छोड़ देनी होती है। ये पहली बात कह रहा हूं। दूसरा, वो गुस्से में, क्रोध में, विरोध में, घृणा में, उपेक्षा में जो कुछ भी कह रहा है, तो उसका क्रोध जितना ज्यादा है, अपमान जितना ज्यादा है, उससे इतना ही पता चलता है कि ये उसकी उतनी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो हमारी जितनी ज्यादा जरूरत होती है उसके पूरा नहीं होने से हमको उतनी ज्यादा तकलीफ होती है। तो जब हम अगले को सुन रहे हैं तो इसी को उल्टा करके देखने की जरूरत होती है कि उसकी सारी बातों में से उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई है, उतने को देखना होता है। और उसका गुस्सा, अपमान, क्रोध, विरोध कितना भी हो, वो जितना ज्यादा दिखाई देता है उससे सिर्फ इतना देखना होता है कि ये उसकी उतनी ज्यादा जरूरत है। और सुनने के इस काम को हम ठीक से तब कर पाते हैं जब हम अपने ऊपर लेके उसको नहीं सुनते। अपने अहंकार को, अपनी अहमता को, अपने को बीच में ला के सुनेंगे, चोट लगनी शुरू हो जाएगी, तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। सर पहले जो इबादत जी कर दे रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि उस पर आता हूँ, इस वाक्य को पूरा करके आता हूँ कि जब भी हम दूसरे को सुन रहे हैं तो बिना उसको अपने ऊपर लिए सुनने की जरूरत होती है। अपने ऊपर लेके सुनेंगे तो चोट लगना शुरू हो जाएगा। हमको ऐसा कैसे कह दिया, हम ऐसे हैं क्या, हमको ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, ये तो मेरा अपमान हो गया। ये जो सारा वाक्य निकल रहा है ये इसलिए निकल रहा है कि हम अपने आप को बीच में लाके सुन रहे हैं। हमको साइड होकर के सुनने की जरूरत है। और हमको भी कोई कुछ कह रहा है तो उसको ऐसे ही सुनने की जरूरत है जैसे किसी और की बात किसी और से कही जा रही है। अपने अहंकार को बीच में लाके सुनेंगे तो चोट लगेगी। साइड होके जितना सुनने का काम करेंगे उतना चोट नहीं लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो कह रहा होता है कुछ ना, आप गुस्सा कर रहे होते हैं, वस्तुतः उस गुस्से का मतलब हमसे बहुत कम होता है। उसका मूल मतलब तो इस बात से होता है कि आपकी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है, इसलिए आपको गुस्सा है। आप ड्राइवर के ऊपर गुस्सा इसलिए नहीं करते हैं कि ड्राइवर मुद्दा है। आप ड्राइवर के ऊपर गुस्सा इसलिए करते हैं कि आपको समय से ऑफिस जाना है मीटिंग के लिए जिसमें आप देर हो रहे हैं। ये बात समझ में आती? हमारी अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं होती है जिसके कारण हम गुस्सा करते हैं। चाय में चीनी तेज होने पे हम अगर बनाने वाले के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, मुद्दा बनाने वाले का मुख्य नहीं है। मुद्दा यह है कि हमको चाय में चीनी ठीक चाहिए जो हमको नहीं मिली है, इसलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है, उसका एक ही मतलब होता है कि उसकी अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो गुस्सा कर रहा है। तो जब आप गुस्से में, विरोध में कुछ बोलते हैं तो उसको अपने ऊपर लेके सुनने के बदले हम इतना ही देखते हैं कि आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई है जिसके कारण आप गुस्सा कर रहे हैं, या जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं, या जिसके कारण आप अपमान कर रहे हैं। और उसको अपने ऊपर लेके सुनने के बदले हम इतना ही देखते हैं कि आपकी ये जरूरत पूरी नहीं हुई है इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं। तो जब हम अगले को सुन रहे होते हैं ना, तो पूरा ध्यान अगले के ऊपर केंद्रित करके रखते हैं, अपने को बीच में नहीं लाते। तो सारा वाक्य अगर हमको बोलना भी होगा तो वो आप से शुरू होगा और आप पर ही खत्म होगा। जब हम अपनी बात कहने जाते हैं तो हमारा वाक्य मैं से शुरू होगा और मैं पे खत्म होगा। तो बोलने की जो बात है ना, ये दोनों के उदाहरण में दे देता हूं आपको।
कि जब हमको ये कह रहे हैं कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और स्विच ऑफ कर सकते हो क्या? तो हम सीधे इस वाक्य को अगर बोलना हो तो यहाँ से शुरू करने की जरूरत है कि मैं बिजली का सदुपयोग चाहता हूँ। कहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है उसको देखेंगे तो हमारी अपनी जरूरत से शुरू होता है कि मैं बिजली का सदुपयोग चाहता हूँ। उसके पूरा नहीं होने से हमको परेशानी होती है। कहना तो आप यही चाह रहे हैं कि आप बिजली का सदुपयोग चाहते हैं, वो नहीं होता है तो आपको तकलीफ होती है। और गैर जिम्मेदार हो कहने के बदले सिंपल इतनी बात की जा सकती है कि अगली बार से बाहर निकलने पे लाइट का स्विच और फैन ऑफ कर सकते हैं। हम जितनी बार भी वाक्य को इस जगह से शुरू करते हैं ना कि 15 दिन से कह रहे हैं तुमको सुनाई नहीं देता है, 20 दिन कहते कहते हो गया है तुमको असर नहीं पड़ता है। ये जितना भी अपमानजनक ढंग से हम अगले को बोलने का कोशिश करते हैं, देखिए अगला उसको सुनता है कि आपसे और दूर होता है। आप ही देखिए कि अगर मैं आपको पलट के ये कहूँ कि 4 दिन से खाना खाने में तुम रोज जूठा छोड़ते रहते हो, मैं कह रहा हूँ तुमको सुनाई नहीं पड़ता है, ये वाक्य सुन के आपको हमसे जुड़ाव महसूस होगा कि हमसे दूरी महसूस होगी। इस वाक्य को सुन के आप आगे खाने में सावधानी से खाने का ध्यान रखेंगे या हमारी बात सुन के जो तकलीफ और पीड़ा होगी उसको 4 जगह निकालते रहेंगे? क्या करना चाहिए? ये पकड़ना जरूरी है। तो बोलने की जगह से 2 में से 1 जगह से वाक्य शुरू करना होता है। मैंने तुमसे शादी करके गलती की, यहाँ से शुरू करने की जरूरत नहीं है। शादी के पहले हमको पता चल जाता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करती, यहाँ से शुरू करने की जरूरत नहीं। कहाँ से शुरू करने की जरूरत है? तो अगर मान लीजिए अगले की कोई आदत ठीक नहीं लगती, एकदम सिंपल कहने की जरूरत है कि भाई तुम रोज रात में, रोज कह रहे हैं इसका मतलब रोज, अगर 3 दिन हो सप्ताह में और आप उसको रोज कह दिए, झगड़ा शुरू हो जाएगा अभी से। अगर वो सप्ताह में 3 दिन लेट आता है और आपने कह दिया कि तुम रोज लेट आते हो, बहस उसी बात पे शुरू हो जाएगी, बात आगे बढ़ेगी। बच्चा 15 मिनट से मोबाइल देख रहा है, आप उसको कह दीजिए घंटे भर से मोबाइल पे लगे हो, बहस उसी पे शुरू हो जाएगा, मोबाइल देखना तो बाद में आएगा। हम जैसे ही एग्जैजरेट करके बोलते हैं, बढ़ा करके बोलते हैं, चीजें वही अटक जाती। क्योंकि जब हम कहते हैं तुम रोज लेट आते हो, तो हम वो 3 दिन देखते हैं जिस दिन वो लेट आया। सुनने वाला वो 3 दिन देखता है जिस दिन वो टाइम से आया। बहस नहीं होगा तो क्या होगा? बहस नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमको यहाँ से शुरू करने के बदले एकदम सिंपल यहाँ से शुरू करना होता है कि भाई पिछले 3 दिनों में तुम जब शाम को 7 बजे के बदले 9 बजे आते हो, या पिछले 3 वीकेंड में जब तुम तीनों वीकेंड बाहर जीवन विद्या का शिविर अटेंड करने चले गए, ठीक, या किसी प्रोग्राम में चले गए, या मित्रों के साथ पार्टी में चले गए, तो उससे अब यहाँ से मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो एक ऑब्जर्वेशन दिया मैंने प्रेसाइज, मैं अपनी बात कहूंगा कि भाई हमारा डिनर में जाने का प्रोग्राम खराब हो गया। मैं अपनी बात कहूंगा कि हमको घर में रहते हुए अकेलापन महसूस होता है। हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं अगले को, और बात भी वही है ना कि हमारा डिनर का प्रोग्राम था वो मिस हो गया। हमको अकेलापन महसूस होता है घर में बैठे हुए, जो तकलीफ हो रही है। हमको घर के 4 काम को देखने की जरूरत पड़ती है जिसमें हमको सहयोग चाहिए और पूरा नहीं हो रहा है। हम सारे वाक्य को देखिएगा तो मैं से शुरू करके अपनी बात बोल रहा हूँ। आपके कटघरे में खड़ा करके मैंने एक वाक्य नहीं बोला है, और कहना भी तो आप यही चाह रहे हैं। जब आप कहते हैं तुम गैर जिम्मेदार हो, तुमसे शादी करके गलती हो गई, हमको पता होता तो करते नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई डिनर का कमिटमेंट टाइम से पूरा कर सकते हो क्या? आप कहना तो यही चाह रहे हैं कि शाम को थोड़ा समय से घर आ सकते हो क्या, ताकि हम आपस में बात कर सकें। आप कहना तो यही चाह रहे हो कि बच्चे को 1 घंटा शाम में पढ़ाने का काम तुम कर सकते हो क्या, ताकि हमको थोड़ा आराम मिल सके। कहना तो यही चाह रहे हैं ना जी। तो अपनी नीड को बताने की जरूरत होती है कि हमको अकेलापन महसूस होता है, हमको बात करने की जरूरत महसूस होती है, हमको बच्चे को पढ़ाने में सहयोग करने की जरूरत महसूस होती है। उसके पूरा नहीं होने से हमको परेशानी होती है, हमको तकलीफ होती है, हमको पीड़ा होती है, हमको दर्द होता है। इस वाक्य से आप अगले को पूछ करके देखिए
तब देखिए वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। या उसको कहिए नालायक तुम घर में जो है एक शादी करके आदमी को लाए हो कि पत्थर बांध कर गाय बांधने के लिए लाए थे, उससे अगला सुनता है। देखिए कनेक्ट करके पता चल जाएगा। इसमें से जितने भी अपमानजनक तरीके से हम किसी को रिस्पॉन्ड करने जाते हैं, अगला जुड़ता ही नहीं है हमसे, कनेक्ट ही नहीं होता है हमसे। जितनी बार भी इसको कहेंगे और जितने ज्यादा अपमानजनक तरीके से कहेंगे, हमको रिस्पॉन्स मिलने की संभावना उतनी कम है, उतनी कम है। जितना ज्यादा अपमान करके आप किसी को ये बात कहते हैं, आपको लौट करके पॉजिटिव मिलने की संभावना उतनी कम है, निगेटिव मिलने की संभावना उतनी ज्यादा है। तो कहने का एकदम सिंपल तरीका होता है, अगर अपनी बात कहनी है, हमारा बहुत दिनों से संवाद आपसे बंद है और हम उसको शुरू करना चाहते हैं, हमारा एकदम सिंपल वाक्य होगा कि मुझे तुम्हारे साथ संवाद की आवश्यकता महसूस हो। पिछले 15 दिनों में हमारी तुमसे कोई बात नहीं हो पाई है, उससे हमको भय होता है कि तुम कैसे होगे, या अकेलापन महसूस होता है, या उदासी लगती है। क्या हम 15 दिन में एक दिन बात कर सकते हैं? एक तरीका है यहाँ से शुरू करने का। एक तरीका है यहाँ से शुरू करने का कि तुम घर से चले जाते हो, तुमको हमारा कोई होश ही नहीं रहता है, जब फोन करना होता है हम ही करते हैं, तुमको तो इतने भी मतलब नहीं रह गया है कि एक बार फोन करके कहो हमको। ये वाक्य सुन के अगला आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा, या पहले जो कहा था उसको सुन के जुड़ाव महसूस करेगा? देखिए, ट्राई करके आप ही सुन के देखिए। ये दो तरीके से जब मैं कह रहा हूँ तो आपको सुनने में फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये सुनने का फर्क पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो पकड़ना जरूरी है, वो पकड़ना जरूरी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि अपनी बात नहीं कहें, अपनी बात कहना हो तो अपनी ही बात कहें ना, दूसरे की बात क्यों बीच में लाके कहें? हमारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है ये बताएं, उसके पूरा नहीं होने से हमको क्या तकलीफ हो रही है वो बताएं, हमने क्या देखा वो बताएं, हमको क्या चाहिए वो बताएं। ये 4 स्टेप में उतनी ही बात। हमने क्या देखा वो बताएं, हमारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है वो बताएं, उसके पूरा नहीं होने से हमको क्या परेशानी हो रही है वो बताएं, हमको क्या चाहिए वो बताएं। इस चारों में देखिए, हमने एक बार भी आपकी बात नहीं की, आपको कटघरे में खड़ा नहीं किया है, आपके साथ कोई शिकायत नहीं किया, आपके साथ कोई नाराजगी नहीं व्यक्त किया है, अपनी बात को प्लेस किया है। और मूल मुद्दा भी तो उतना ही है। आप दूसरे को हर बार गाली देते रहे और दूसरा पलट के कुछ भी नहीं करे आपके लिए, ये आप थोड़ी चाहते हैं। आप अगर अगले को 10 बार ये सुना रहे हैं कि तुम रोज रात में 9 बजे लौटते हो, तो आप कहना तो यही चाह रहे हैं ना कि भाई 7 बजे कल से आ जाया करो, यही तो चाह रहे हैं। तो मुद्दा 7 बजे आने का है, मुद्दा ये थोड़ी है कि रोज 9 बजे आए और रोज गाली दे उसको। तो अपनी जरूरत को बताने की जरूरत है, अपनी जरूरत को बताना, उसके पूरा नहीं होने से हमको क्या परेशानी होती है वो बताना, और घटना को जैसा देखा है वैसा बताना, न कि ब्लेम, कंप्लेन, जजमेंट लगा करके बोलना। और लास्टली जो रिक्वेस्ट होता है ना, ये भी क्लियर कट बताने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं कहूँ रिक्वेस्ट में कि तुम हमारा ध्यान रखा करो, ये वाक्य सुन के आपको क्या पता चलेगा, क्या ध्यान रखें? एक तो होता है शिकायत से शुरू करते, तुम तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते हो, तुमको तो कोई प्रेम ही नहीं रह गया है हमसे। लेकिन अगर ये तो वाकई ही शिकायत है, ये जैसे ही सुनता है ना कि तुम, आप हमको कहेंगे कि तुम हमारा ध्यान नहीं रखते हो, अभी मेरा पहला वाक्य होने वाला है कि तुम्हारे पीछे तो जिंदगी खराब हो गई है और तुम कह रहे हो ध्यान नहीं रखते। पहला वाक्य होने वाला है, तुम्हारे पीछे तो सारी जिंदगी खराब हो रही है, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं और तुमको लगता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं। अभी बात शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप उसको रिक्वेस्ट के टोन में ये भी कहोगे कि ध्यान रखा करो, उससे आपको क्या पता चलेगा कि क्या ध्यान रखने का मतलब क्या है, किस बात से आपको लग रहा है कि ध्यान नहीं रखा जा रहा है, वो रिक्वेस्ट करेंगे तो पता
पता चलेगा। जैसे सप्ताह में एक दिन हम लोग डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं, एक दिन हम लोग मूवी देखने जा सकते क्या? रोज आधे घंटे हम आपस में बैठ के बात कर सकते क्या? या हमको ये बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, ठीक है, जो हमको गिफ्ट चाहिए वो मिल सकता क्या? अगले को पता नहीं चलेगा कि किस बात से आपका ध्यान रखना है, तो बेचारा पजल सॉल्व करने में लगा रहेगा जी, जिंदगी भर लौट के करेगा क्या आपके लिए? तो अगर हमारा रिक्वेस्ट क्लियर नहीं होता है कि क्या करना है, तो अगला करेगा क्या उसमें? अगला करेगा क्या उसमें? तो रिक्वेस्ट की जगह पर अगले को जब तक ये ठीक ठीक पता नहीं चलता है कि क्या करना है, अगले का मन भर के करना बहुत कठिन काम होता है। इतना आसान नहीं है कि आप अगले का मन पढ़ लें और मन पढ़ के उसके हिसाब से जो है वो कर दें। करने जाइए, कभी देखिए क्या कठिनाई होती है। समय नहीं है बहुत, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। पर जब हमको अपनी कोई बात कहनी होती है तो हम किस तरह से अपने ऑब्जर्वेशन को बताते हैं, मेरी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई ये बताते हैं, उसके पूरा नहीं होने से हमको कैसा महसूस हो रहा है ये बताते हैं, और हमको क्या चाहिए ये बताते हैं। ये सारा वाक्य मैं से शुरू हो रहा है, इसमें तुम का कहीं नंबर ही नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुमको ऐसा करना है, ये वाक्य तुमसे हम कहीं नहीं। हम सारा वाक्य मैं से शुरू कर रहे हैं, इसलिए अगले के ब्लेम जाने की संभावना ही नहीं होती, कंप्लेन जाने की संभावना ही नहीं होती है, उसके शिकायत सुनने की, उसके दोष सुनने की संभावना ही नहीं होती। और अगला अगर परेशानी में है, गुस्से में है, नाराजगी में है, ये तो मैंने पहला बताया जब हमको कुछ चाहिए या हमको कुछ कहना है। जब अगला नाराजगी में हमारे पास आता है, अपमान करता हुआ हमारे पास आता है, विरोध करता हुआ हमारे पास आता है, गुस्से में हमारे पास आता है, तो हमको अपनी बात नहीं करके सिंपल अगले की बात करनी होती। हमको ये देखना होता है कि अगले की कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई है जिसके कारण वो गुस्सा कर रहा है। तो अगर चाय में चीनी ठीक नहीं मिली और आप नाराज होकर के हमारे ऊपर चीखते हैं, हमको एक ही लाइन कहने की जरूरत है कि आपको बहुत परेशानी महसूस हो रही है या तुम बहुत परेशान हो रहे हो क्योंकि चाय में चीनी तुमको ठीक चाहिए। अगर कहना है ना, तो आप जितना भी हमको नकारात्मक बोले होंगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, दिन भर में 2 काम भी ठीक से नहीं करते हो, मैं वो सब को सुन के सिंगल लाइन रिस्पॉन्स दूंगा आपके बारे में कि आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको चाय में चीनी ठीक चाहिए, आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको दाल में नमक ठीक चाहिए। इस वाक्य में देखिएगा ना, तो मैं अपने को कहीं से बीच में लाके बात नहीं कर रहा, आपकी बात वाक्य आप पे ही खत्म होगा, आपकी फीलिंग, आपकी नीड, मैं अपने को बीच में नहीं ला रहा हूं किसी भी जगह से। तो अगर घर बनाने का काम था और लेट हो रहा है और आप हम पर चिल्लाते हैं, तो हमारा एक ही वाक्य होगा, आपको परेशानी महसूस हो रही है क्योंकि घर जो अक्टूबर तक बनना था वो पूरा नहीं हो रहा है, आपकी जो घर बनने की इच्छा थी अक्टूबर तक पूरी होने की, वो नहीं हो रही। आप किसी भी बात के नाराजगी का स्टेटमेंट हमको बताइए, हम अभी आपको बता देते हैं कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। एकदम सिंपल काम, उसके पीछे उसकी कौन सी जरूरत। हम बोलते समय कितने तरह का अपमान और विरोध करते हैं वो हमको पता नहीं चलता है। हम शुरू ही सारा इसी बात से करते हैं कि अगला प्रेस कर रहा है, ये वाक्य सुन के ही ये सुनाई देता है कि अगले की गलती है, उसको ठीक होना है, हम विक्टिम में क्या करें। ये वाक्य ही जो आप कह रहे हैं ना, ये वाक्य को मैं सुनता हूँ तो सुनाई ऐसे देता है कि कह रहे हैं कि अगला दोषी है, हम विक्टिम हैं, उस अगले का क्या करें ये बताइए। हम क्या करें? वही बता रहा हूँ मैं इतनी देर से। ये मैं इतना जो धारा प्रवाह इंग्लिश बोले जा रहा हूँ ना कम्युनिकेशन का, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मुंह से वही ब्लेम निकलेगा, इसको पकड़ेंगे नहीं ना कि बात का लहजा क्या है, आपको पकड़ में नहीं आएगा, वही वही चुप करते रहेंगे और लगेगा हम तो ठीक ही करते हैं, क्या करें। अगला प्रेस कर रहा है, कोई गर्दन दबा के थोड़ी काम करवा देता है जी। आप अपनी नीड बतानी होती है, अपनी फीलिंग बतानी होती है, हमको क्या तकलीफ है वो बताना होता है।
आप प्रेसाइज उदाहरण हमको बताइए कि इस बात के लिए अगला प्रेस कर रहा है, हम अभी आपको वाक्य बता देते हैं कैसे बोला जाता है। हम बताइए, अभी कर देते हैं, बताइए आप। बोला नीचे बैठने का रहा, हम बैठ नहीं पा रहे, कुर्सी पर बैठने को बता। नहीं, हम कोई भी चीज घर में ला रहे हैं, मतलब वो हम कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं, वो कह रहे नहीं लानी तो सही। देखिए अगर घर में अगला वो हमारे लिए है, हम कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं, वो कहते नहीं लानी है हमको तो। वही, इसको फिक्स करिए कौन सी चीज, आप एक नाम दीजिए हमको, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। नहीं है, हम कहते हैं हमें साड़ी की जरूरत नहीं है जी, वो कहता नहीं तुम्हारे पास कम है, हमें तो देनी है, तो हम कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, मत दीजिए। वही देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि घर में कुछ महिलाएं मर रही हैं इस बात के लिए कि उनको 4 साड़ी मिल जाए और आपको मिल रहा है तो भी तकलीफ हो रही है। हमें लगता है यूजलेस है। इसमें सुख चाहिए। इसमें अगर देखेंगे ना, मतलब क्या होता है, कई सारे गैर महत्वपूर्ण मुद्दे को हम महत्वपूर्ण मुद्दा बना लेते हैं। अगर अगले को पसंद ही है 2 चीज ला के देना, तो इतना उलझने की भी क्या जरूरत है। उसके लिए दूसरी दे दो, हम कहते हैं। देखिए अब ये एक दूसरा मुद्दा हो गया, फिर आप ये नहीं कह रहे हैं कि साड़ी नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि दूसरी चीज चाहिए। नहीं, हमको कह रहे हैं हम कह रहे हैं इसमें पैसा वेस्ट ना करके ये कर लो। हाँ वही देखिए, पैसे दे दो, देखेंगे ना बारीकी से तो पता चलेगा। इसी को मैं कह रहा हूँ, जब आप कहते हैं साड़ी नहीं चाहिए, उससे अगले को कैसे सुनाई पड़ जाएगा कि आपको अंगूठी चाहिए, जो पीछे से कह रही है दीदी, कैसे सुनाई पड़ेगा। बता रहे हैं हम क्लियर बता रहे हैं कि आप ऐसा ना कर कैसे कर लीजिए। वही बता रहा हूँ। तो हमको पहले ये पकड़ने की जरूरत है कि अगला जो कर रहा है उसके पीछे उसकी नीड और फीलिंग क्या है जी। हम जो चाह रहे हैं उसके पीछे हमारी नीड क्या है। तो अगला अगर हमको कोई ऐसी चीज दे रहा है जो हमको नहीं चाहिए, हमको पहले ये पकड़ने की जरूरत है कि अगला वो चीज क्यों दे रहा है। बात वहां से शुरू हो सकती है। अगर अगले से हमको बात करनी है ना, तो उसके पीछे उसकी नीड क्या है वो हमको पकड़ने की जरूरत है। जैसे हमको अगर इस डायलॉग को शुरू करना हो और मैं ये मानूं, गेस कर रहा हूं मैं कि हमारा केयर करना चाहते हैं या हमारा ध्यान रखना चाहते हैं या हमारे साथ स्नेह को व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए कोई सामान दे रहे हैं, मैं गेस मार रहा हूँ कि ये नीड होगी अगले की। हमारा एकदम सिंपल स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होगा कि आप हमारा केयर और कंसर्न करते हैं। देखिए हम अगले की बात करें, अगले से बात शुरू कर रहे हैं, हम सारी बात अगले के ला के रखेंगे। आप हमारा केयर और कंसर्न करना चाहते हैं, आपको हमारे प्रति स्नेह का भाव है, उसको व्यक्त करने के लिए आप साड़ी देना चाहते हैं। पहला वाक्य हमारा ये होगा। अगला क्या कहेगा, हाँ कि ना? हाँ ही कहेगा, जिस फॉर्म में भी कहे वो कहेगा हाँ। एक बार उसने हाँ कह दिया ना, तो एकदम सिंपल कहने की जरूरत होती है कि इस स्नेह को व्यक्त करने के लिए जो मेरी जरूरत है उसको सुन के आप देना चाहेंगे क्या? जरूर। अगर आप ठीक से कहिए ना, देखिए अगले को कौन सी तकलीफ है जी कि तुमको साड़ी ही पकड़ के दे। हमको शिष्टता के साथ अपनी बात को प्लेस करने की जरूरत पड़ती है बिना अगले का अपमान किए। मैं बार बार कहूंगा, बिना अगले का अपमान किए। अब अगर आप कोई ऐसी चीज मांग रहे होंगे जो उस बजट से बहुत ज्यादा होगा तो फिर बात दूसरी से होगी। लेकिन उस बजट की सीमा में अगर आप कोई दूसरी चीज मांगेंगे ना कि ये मिलने से मुझे ज्यादा सुविधा होगी अपने जीने में, ये मिलने से मेरा जो है काम वो ज्यादा स्मूथली हो पाएगा, तो वो आपका हो जाएगा। अगर बजट का अंतर है तो फिर अब दूसरा मुद्दा है कि हमको पहले अगले से ये समझने की जरूरत है कि भाई इसमें इतने पैसे लगेंगे, ये हो सकते हैं क्या, और नहीं हो सकते हैं तो फिर हमको साथ में ये बताने की जरूरत है कि कौन से 2 खर्चे को और हम कम कर सकते हैं जिससे ये वाली चीज पूरी हो सकती है। देखिए ना अगला करके देता है कि देखिए तो ट्राई कर। लेकिन बेसिक में आप देखिएगा कि क्या है, तो विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव अपने में बना हुआ। सर जी और ज्यादा समाज सुनने की कोशिश करेंगे कि भाई वापस रिप्लाई क्या आया था।
क्या कहा तो क्या रिप्लाई है? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं जिसको खड़ा होना है लाइव खड़े हो जाइए ना, एक केस में हम सॉल्व करते हैं। फिर भी मैया से ही सुनते हैं कि अगर क्या संवाद हुआ, वाकई में क्या संवाद हुआ, अगर वो प्यार से देना चाहता है तो उसके पीछे अगर कोई फीलिंग कंटिन्यू कंटिन्यू तो मुझे यार ऐसा क्या हुआ बराबर कि उसने प्यार से अगर साड़ी दी, हम तो ऐसा मानते हैं कि प्यार से दी है, मगर क्या उसके पीछे प्यार का इरादा था या फिर कोई और इरादा है क्या? आप वास्तविकता तो आप ही बता सकते हैं। देने वालों को वो चीज़ ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसको पसंद है, वो किस आधार पे पसंद है? सिर्फ साड़ी पसंद है या वो यही ज्यादा? जाना है ना। एक मिनट, अगर उसको ज्यादा पसंद है ना, तब तो जितना मैंने कहा ना उतना ही कहने की जरूरत है कि देखिए आप हमारे लिए केयर का, कंसर्न का, स्नेह का भाव रखते हैं, इसलिए आपने ये साड़ी ला के दी। ठीक। ये वाक्य में अगला हाँ बोलेगा किसी न किसी फॉर्म में। हमको सिंपल ये कहने की जरूरत है कि मुझे अपनी जिंदगी को व्यवस्थित जीने के लिए या मुझे जो अच्छा लगता है उसमें ये चीजें हमको मिलती तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या आप हमारा ध्यान रखने के लिए अगली बार से ये ला के दे सकते हैं? और मैं फिर से कहूंगा, अगर उस बजट की सीमा की चीज होगी तो देखिए अगला बदल देता है कि देखिए ना। नहीं सर, वो ही कह देता है कि मनी वेस्ट हो रही है। हाँ, वही मनी वेस्ट हो रहा है, तो उस मनी का दूसरा सदुपयोग क्या है ये बताइए। बात को तब वहां तक पहुंचानी पड़ेगी ना। देखिए आपको लगता है बैंक में 1000 रुपया पड़ा होना चाहिए, अगले को लगता है 1000 रुपये की साड़ी आप पहन लीजिए वो ज्यादा ठीक, इतना ही तो फर्क है जी, इतना ही तो फर्क है। सुखी होना चाहिए। अगर आपकी जरूरत किसी दूसरी जगह से कट नहीं हो रही है और अगला एक दो चीज अपनी मन का ये करना चाह रहा है जिसके लिए अभाव नहीं है, हम उलझना भी क्यों चाह रहे हैं उसमें? उससे बगैर पूछे क्यों ले आया जो? अब वो तो देखिए जितना उस मुद्दे की डिटेल में जाएंगे उतना ठीक से पता चलेगा। अन्यथा तो देखिए आप चाहते हैं खाने में आपको मान लीजिए आज ये मिले, दलिया मिले, दलिया के साथ पोहा भी बन गया है तो आपको तकलीफ क्या है जी? खाना है खाइए, दूसरे लोग खाएंगे जी। सर इस संदर्भ में तो गीता में भी कहा गया है, अगर ऐसा सिस्टम बनता है तो एक वाक्य है, ये तो प्रेम की बातें हम तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बाय द वे गीता नहीं है। आज के दिन तो बंदगी किसी के बस की नहीं रहती है। ये जो कहता भी है ना कि मैं तो तुम्हारी सुनता हूँ सारा बात, वो कह ये रहा है कि बदले में तुम भी कुछ सुना करो हमारा। अगला जो कहता है ना कि मैं तुम्हारे चरण की धूल हूँ, उसको कह दीजिए तुम सचमुच धूल हो, पैर तले रहा करो, अभी दिखा देगी कि सिर पे बैठे हैं हम तुम्हारे। बस ये यही है भैया कि मैं भी वो चाह रही होगी कि मेरी बातों को भी इम्पोर्टेंस दो, जो रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। ये इसके बारे में चुटकुलाई है कुछ, वो हस्बैंड वाइफ का ही है इस तरह से कि वाइफ का बर्थडे आ गया तो हस्बैंड गिफ्ट लेके आ रहे हैं साड़ी, वाइफ कहते हैं नहीं मुझे तुम बस प्यार से बात कर लिया करो, मेरी रिस्पेक्ट कर लिया करो, मेरी बातों को भी इम्पोर्टेंस देगा, मैं गिफ्ट दूंगा। देखिए कोर आइडिया क्या है ना पूरी चर्चा का, मैं हर बार एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूँ। और बदलने का अभ्यास करेंगे तभी बदलाव होगा। आप सोचेंगे कि आप ठीक ही हैं, एक बार वही वाक्य दूसरे को सुना के पूछ लीजिए कि तुमको कैसा सुनाई देता है। जिसको ये लगता हो ना कि मैं बड़ा ठीक ही बोलता हूँ, वो कुछ नहीं करिए, ब्रेक में यहाँ भर में किसी को पकड़ लीजिए और वो वाक्य सुना के उससे पूछिए कि ये सुन के तुमको क्या जाता है। वो अभी बता दे कि सम्मान जाता है कि अपमान जाता है, कि स्नेह जाता है कि विरोध जाता है, कोई नहीं बता देगा। इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। किसी को आप पकड़ लीजिए और उसको वाक्य बोल के पूछ लीजिए कि देखो मैंने ये कहा, इसमें ठीक है। कोई चीज है हमारे पास, किसी ने हमें गिफ्ट दी है, हमारा उससे जुड़ाव हो गया, आप कहते हैं आप ये चीज मुझे दे दो, तो मैं कहती हूँ कि मैं आपको ऐसी ही दूसरी खरीद के दे दूंगी, इसके साथ मेरी बहुत फीलिंग्स है, मैं ये नहीं देना चाहती।
तो दूसरा घर के जो सदस्य हैं वो कहते हैं अरे जो दूसरी लाओगी उसे तुम रख लेना, ये मांग रहा है ये इसे दे दो। उस समय हमारी फीलिंग्स क्या हो, हम क्या आंसर करें? देखिए ये क्वेश्चन दे और ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन। नहीं अच्छा क्वेश्चन हाँ कुछ भी ऐसे ही है, कई बार मान लेते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? देखिए इन सारी जगहों पर ना मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, संवाद की सारी कला इतनी ही है कि बिना परेशान हुए हम अपनी बात को कह सकें। हमारी जरूरत क्या है उसको हम पहचान के अगले को बता सकें, अगले की जरूरत क्या है उसको हम सुन सकें, और ये दोनों जरूरत कैसे पूरी हो सकती है उसके उपाय पर हम बात कर सकें। तो हमारी जरूरत क्या है वो हम बता सकें। तो अगर आपकी फीलिंग किसी चीज से जुड़ी हुई है, देखिए इस में अंतर कहाँ हो रहा है, हमारी फीलिंग किसी चीज से जुड़ गई है तो हम उसको बता सकें बिना शिकायत किए, बिना ब्लेम किए। आप अगर उसमें पीछे की बात सुनाना शुरू कर देंगे, कल हमको जरूरत थी उसने तो दिया नहीं था, परसों हमारी ये जरूरत थी उसने तो ये किया नहीं था, देना है तुम अपना उठा के दे दो, ये जो सारे स्टेटमेंट है ना ये सर ऐसा कुछ नहीं आ रहा। एक सीधा क्वेश्चन यही है कि इससे हमारी फीलिंग, हम उससे बड़े रिक्वेस्टफुल उसमें कह रहे हैं लैंग्वेज में कि दीदी या सर जो कि आपको हम ऐसी ही दूसरी ला कर दे देंगे, कोशिश करेंगे, आप इसको मत वो करिए, इसके साथ मेरी मदर की फीलिंग्स मेरे साथ हैं, कुछ भी है। तो घर का दूसरे सदस्य ये कहता है तो क्या है, जो दूसरी लाओगे तुम रख लो, इसको इसे दे दो। उस समय आदमी क्या करे? अगर कोई तीसरा हमको कहेगा ना, हम तो सिंपल दूसरा आदमी जिसको चाहिए ना, हम तो पहले उसके साथ सेटल करेंगे। अगर हमारा मुद्दा आपके साथ है और आप कुछ कह रहे हैं तो हम सेटल तो पहले आपके साथ करेंगे कि अगर शाम को आपको लाके दे दें तो चलेगा क्या। अगर आपके साथ मुद्दा है और आपको वस्तु चाहिए तो हम तो पहले आपके साथ सेटल करेंगे कि अगर शाम को आपको लाके दे दें तो चलेगा क्या। अब इस पर क्या रिस्पॉन्स देगा? उससे नहीं चला, उसने वही ली, फिर घर में पति पत्नी की धांध हुई। देखिए अब क्या है ना, अब जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, एक एक स्टार्ट जुड़ी हुई है, इसको खोने से हमको परेशानी और तकलीफ होती है। क्या ये दूसरा लाके हम आपको दे दें? क्या कहिएगा आप बोलिए? जो तुम वो लाओगी वो तो चली गई, अब उनसे क्या जुड़ा हुआ है, अब तुम ये मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो यही चाहिए। जैसे एग्जैक्टली आपने ये कहा ना, हमको कुछ नहीं करना है, सिंगल एक लाइन कहना है कि देखिए यही वस्तु सिमिलर आपको लाके दे दें तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी। यही आप उसको वर्ड्स बोल रहे हाँ, अब आप मत बोलिए, अब तो आप खड़े हो जाइए अगले की जगह पर और बोलिए ना अगले का जवाब। अब मैं तो ये कहूंगी दीदी कोई बात नहीं, हम बोले लेंगे या आप दीदी की जगह पे खड़ा होकर दीजिए ना जवाब। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जगह से कैसे बोलना होता है। आप दीदी हो इस वक्त, आप नहीं हो। मैं बता रहा हूं, मैं अपनी अब आप बोलिए बस सीधा, अब आप बताइए नहीं हमको, अब तो आप बोलिए उस जगह से। मैं एकदम सिंपल कह रहा हूँ कि दीदी सिमिलर चीज आपको शाम को लाके दे दे तो चलेगा क्या? बोलिए। नहीं, मुझे तो यही चाहिए जो आपके हाथ में। दीदी इसके साथ मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है, इसको देने से हमको दुख होगा, आपको इसकी जरूरत है तो शाम को लाके दूसरा दे देते हैं। वो आप नहीं चाहिए मुझे। दीदी इसको देने से हमको परेशानी और पीड़ा होगी, मन आपके लिए खराब होगा, क्या हमें दोबारा लाके आपको दे आप सकते देख रहे हो कि ये मेरे बात को पानी नहीं दे रही। मम्मी आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं आपका ध्यान रख पाऊंगा क्या? और तुम्हें यहाँ रहना तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट अगर देंगे ना तो हमारा एकदम सिंपल कहना होगा कि देखिए अगर यहाँ रह के मैं दुखी और परेशान रहूंगा या रहूंगी, मैं यहाँ रह के दुखी और परेशान रहूंगी, मैं आपके साथ ठीक जी पाऊंगी क्या? जंप करेंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। देखिए झगड़ा करना हो उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। 2 मिनट रुक जाइए, रोल प्ले कर लीजिए, देखिए ना चीजें कहाँ जाती हैं। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा, क्यों बहस करना, तीसरे मिनट से दूसरा काम शुरू करें। एकदम देखिए हमारा एकदम सिंपल कहना होगा कि देखिए अगर मैं इस घर में इस तरह से रह के परेशान रहूंगी, लौट के आप लोगों के साथ ठीक जी पाऊंगी क्या? दीजिए ना करना है कर देना। मेरी लड़की ससुराल से देगी
फिर करेगी, रहना रह और जाना जा। अब यहाँ के बाद, हाँ वेट अ मिनट, यहाँ के बाद अब दो में से एक चीज हो सकती है। इनके कहने का उपाय यह है कि कोई अटैचमेंट है। वही उसी को, या तो आप कह रहे हो कि हम पावर से फोर्सफुली तुमसे करवाएंगे ही, इतना ही तो वाक्य है ना। अब इसके बाद दो में से एक चॉइस है, अगर यही स्टेट है तो दो में से एक चॉइस है। या तो हम अपनी नीड और फीलिंग को बता के एकदम सिंपल कह सकते हैं कि अब आपको जो ठीक लगे आप कर लीजिए। अगर यही है कि हमको ताकत से ही करवाना है, एकदम सिंपल स्टेटमेंट होगा हमारा कि देखिए अगर नहीं देना है हमको ना, हमारा तो एकदम सिंपल स्टेटमेंट होगा कि देखिए इसको मैं अपनी इच्छा से तो देने की जगह पर नहीं, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा जुड़ाव है और मुझे लगता है कि जो उनकी जरूरत है वो भी अभी ला करके दूसरी से पूरी हो ही सकती है, तो मैं ये नहीं देना चाहती हूँ। इतना सिंपल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ। कर लीजिए आपको जो करना, कर लीजिए आपको जो करना। ये भी हो सकता है कि ऐसा वो बोलने चीज जो से है झगड़ा होगा। वो चीज उनके सामने रखी ना जाए। जिससे देखिए उनको मैं पसंद ये आ जाए। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि एनवीसी का मतलब ये है कि झगड़ा नहीं होगा। आप पत्थर लेके आए ही हो कि श्याम को अपने हिसाब से चलाना है, श्याम स्टैंड लेगा कि नहीं किसी जगह? अरे तो ननद का इनका ये घरों में यही सांग है थोड़ा सा। देखिए मैं बता सकता हूँ आपको, अगर अपनी भाषा, अपनी शैली, अपने शिष्टता को ठीक करके रखेंगे ना, सब आपस में बात करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। आप तो विद्वान क्यों हैं यहाँ पे? आपको ये कैसे लग गया? तो वो इस बात से बोलते हैं जी वो बता रहे हैं हम आपसे ज्यादा विद्वान हैं। नहीं, विद्वान होने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मान के ही चलता हूँ कि सभी लोग विद्वान हैं, लेकिन सभा की शिष्टता में यह है कि कोई बोलना हो तो वही ठीक से बोल ले। सभी बोलेंगे तो किसी को कुछ हाथ नहीं लगेगा। देखिए हमको एक सिंपल बात समझने की जरूरत है कि अगर अगला इतना एडमेंट होके बोल रहा है ना, दो में से एक कारण, अगर मैं उसको सुनता हूँ 10 साल 20 साल 30 साल के इतिहास में अगला हमसे बहुत सारी चीजों से नाराज होता है, खफा होता है, परेशान होता है। एडमेंट कब होता है आदमी, उसको देखिएगा ना, 10 साल 20 साल 30 साल में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के अगला एडमेंट होता है, क्योंकि वो नाराजगी है, वो स्नेह का भाव नहीं है, वो तकलीफ में उलझा हुआ है, उस परेशानी के साथ एडमेंट होता है। जब भी अगला एडमेंट होता है ना, और बिल्कुल एडमेंट ही है, तो फिर दो में से एक ही उपाय, या तो जो वो कह रहा है वो हमारी सीमा में है तो हम कर दें, यही उपाय, या दूसरा एकदम सिंपल उपाय है कि शिष्टता के साथ अपना स्टैंड लेके बता दें कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, अब जो अगले को करना है कर। ये दो ही ऑप्शन है। अगर आप एडमेंटेड होने की जगह पर ही खड़े हैं, पत्थर की लकीर खींच के ही खड़े हैं, तो मुझे पहली चीज ये दिखाई देती है कि उसके पीछे 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का इतिहास, उसमें कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर के आप इसको कर रहे हैं। ये हमको पहली चीज दिखाई देती। फिर दो में से एक ऑप्शन ही है कि अगर हम लेट गो कर सकते हैं तो हम दे देंगे, जाने देंगे। अगर हम नहीं लेट गो कर सकते हैं तो हम सिंपल स्टैंड लेंगे कि ये तो हमसे नहीं हो सकता, या मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, और क्या करेंगे सर? लेट गो करते हैं, फिर ग्रंथि मन में रह जाती है तो उकड़वा वही लेट। देखिए किसी भी जगह पर अगर आप लेट गो करते हैं और ग्रंथि मन में रह जाती है, हमको देर सवेर अगले से बात ही करने की जरूरत है कि भाई इस परिस्थिति में रह के मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ, घुटन महसूस कर रही हूँ, और इसका रिटर्न फिर हमारी तरफ से भी ठीक नहीं आ पाएगा। ये बात करने की जरूरत है, ये बात करने की जरूरत है। सर हम अपने स्टैंडर्ड से बात करते हैं तो फिर उसकी और विस्फोटक से वही एक भी परिस्थिति ऐसे बात करेंगे तो हम सेशन शिफ्ट करके अगले पे मूव करते हैं, क्योंकि ये नहीं चल पाएगा इस तरह से हमसे, जो हमको समाज की व्यवस्था भी तो पूरी करनी है जी। क्योंकि ये चर्चा में हमको ये समझ में आ रहा है कि हर आदमी के पास कहने को बहुत कुछ है, तो अब हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं आगे, इसको हम आगे कर लेते हैं। को खोल करके देख लीजिएगा, एनवीसी के बहुत सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं ऑनलाइन,
दिल्ली वर्कशॉप के भी होंगे, भीलवाड़ा वर्कशॉप के होंगे, गुजरात वर्कशॉप के होंगे, भोपाल वाले अभी 2-4 दिन में अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। अपलोड तो ये भी होगा ना? हाँ, ये इसमें तो अभी टाइम लगेगा। उसमें से किसी को भी आप लगातार देखते रहिए, आपको एक के बाद एक जितने प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसके राइट उत्तर मिल जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा किसी को करना हो तो कम्युनिकेशन की अलग से वर्कशॉप करते हैं हम पूरा, उस किसी वर्कशॉप में आ जाइए, लाइव सॉल्व कर लेंगे वो, क्योंकि इस वर्कशॉप में तो हम एक सीमा से ज़्यादा उसको नहीं बढ़ा सकते। उसमें भी जब हर आदमी को बोलना हो तब तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। तो हम रोक के यहाँ आ जाते। पर जो मैं पीछे कह रहा था मैं उसको समराइज कर दूं। देखिए, सारे कम्युनिकेशन का 2 ही आइडिया है। जब हम अपनी बात को कह रहे होते हैं तो अपनी जरूरत क्या है उसको बता रहे होते हैं, उसके पूरा नहीं होने से हमको कैसा महसूस हो रहा होता है उसको बता रहे हैं। जब आपकी बात कर रहे होते हैं तो आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं होती है उस पर बात कर रहे होते हैं, उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है उसको हम बता रहे हैं। आपकी बात करते समय अपने को बीच में नहीं लाते हैं, अपनी बात करते समय आपको बीच में नहीं लाते। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है। दूसरा बेसिक बात हमको ये समझने की जरूरत है कि 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 5 साल से अगर हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत सारा विरोध है तो कम्युनिकेशन ये नहीं कर सकता है, संवाद ये नहीं कर सकता है कि वो सारे विरोध को 1 मिनट में गायब कर दे। वो नहीं कर सकता है। 10 साल का रोग है किसी का, 15 साल का रोग है किसी का, 5 साल का रोग है किसी का, सारा कम्युनिकेशन इतना ही कर सकता है कि उस रोग को आगे बढ़ाने के बदले कम करने की तरफ लेके चला जाए। और वो 1 दिन में कम हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। समय के साथ अगर आप इस प्रक्रिया को अपना के रखते हैं जहां आपके कहने में किसी भी तरह का अपमान नहीं है, विरोध नहीं है, ब्लेम नहीं है, जजमेंट नहीं है, कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है, तो चीजें धीरे धीरे ठीक की तरफ चली जाएगी। इतना ही कह रहा, इतना ही कह रहा। और अगर किसी जगह पर एडवेंट सिचुएशन ही है कि जिद पे ही है अगला, तो 2 में से ही एक उपाय, या तो बहुत जरूरी नहीं है हमारे लिए तो हम उसको लेट गो कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं। जरूरी है तो स्टैंड लेने की जरूरत है, जहां अपनी नीड को बताने की जरूरत है। आप अगर हमको थप्पड़ मारना ही शुरू कर दो, अब इसमें कम्युनिकेशन क्या करेगा जी? अब तो स्टैंड लेने की ही जरूरत है, या तो हम थप्पड़ खाएंगे या हम आपको रोकेंगे, और क्या कर सकते हैं? अगर आप बात को यहीं से शुरू करोगे कि आप आके हमको थप्पड़ मारना शुरू कर दोगे, तो ये हमको समझ में आता है कि आप आते ही थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब आपके मन में हमारे लिए पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है। क्योंकि आप आके हम ही को क्यों मार रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं मार रहे? तो हमारे साथ एक बैगेज के साथ जब आप आ रहे हैं तो इस समय तो 2 में से एक बात ही हो सकती है, या तो हम स्टैंड ले सकते हैं या हम लेट गो कर सकते हैं। ये 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये परिस्थितियां तब बनती हैं जब जाने अनजाने दसियों तरह से हम एक दूसरे को घायल करने का बहुत सारा काम पहले कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। देखिए, दूसरे के बारे में हम सबको लगता है कि अगला इनकंसिडरेट है। हमको देखना चाहिए कि वास्तविक जिंदगी में अगला कितना इनकंसिडरेट होता है, देखना चाहिए। कोई हो भी सकता है 10% हो जाए, 20% हो जाए, 40% हो जाए, 100% का आदमी नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो जो उसका ठीक वाला पक्ष है उतने को पकड़ के अगर डायलॉग को शुरू करेंगे ना, बिना ब्लेम किए, बिना कंप्लेन किए, बिना जजमेंट किए, चीजें ठीक की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। आज ही सब सॉल्व हो जाएगा ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, वो हो भी कैसे सकता है। तो मैं कल से इस बात को कह रहा हूँ कि चीजें अगर 10 साल से उलझी हुई हैं 10 मिनट में ठीक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमको उसकी जगह पर कहीं ना कहीं पीछे जाके ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि अगर 10 साल की उलझी हुई समस्या है तो ठीक होने में भी थोड़ा समय तो लगेगा। किया था ना
विश्वास, सम्मान और स्नेह के साथ बचे भावों पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उसके साथ जो वात्सल्य और ममता, ये दो भाव है, उसको अगर देखेंगे तो स्नेह के साथ अपने संबंधी का ध्यान रखने का हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। अगर हमारा आपके लिए स्नेह का भाव है, आपके लिए कुछ करना हमको स्वाभाविक रूप से ठीक लगता है। आपके लिए कुछ करने जाते हैं तो हमको अगर समझ में आया है कि मानव मैं और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है, तो अगले के मैं का ध्यान रखने की भी जरूरत पड़ती है, अगले के शरीर का भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। अगले के मैं को समझदार, जिम्मेदार बनाने का जो भाव है उसका नाम वात्सल्य है। अगले के शरीर के पोषण संरक्षण का जो भाव है उसका नाम ममता है। अपने से आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हमको अपने संबंधी का ध्यान रखने की जरूरत है तो ये मैं और शरीर दोनों का ध्यान रखने का काम करेंगे या किसी एक को रखेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे? दोनों का रखेंगे। अगर संबंधी के मैं को समझदार और जिम्मेदार बनाना चाहते हैं तो पहले स्वयं में समझदारी, जिम्मेदारी इंश्योर करेंगे और वैसा जिएंगे या सिर्फ दूसरे को भाषण देंगे? ही काम कर सकते हैं। तो ये पकड़ना जरूरी है कि संबंधी के मैं को समझदार, जिम्मेदार बनाने में सहयोग करने के पहले की एक जगह ये है कि हम अपने में उस समझदारी, जिम्मेदारी को इंश्योर कर सकें, वैसा जी सकें, तभी हम दूसरे को वैसा होने में सहयोग करने का काम कर सकते। अन्यथा वो चीजें नहीं सूझेगी। हम बहुत कहेंगे, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही संबंधी के शरीर के पोषण संरक्षण की दृष्टि से जो ममता का भाव है, उसमें भी हमको रुक के ये देखने की जरूरत है कि ममता का मतलब क्या है। जो हमको ठीक लगता है वो खिलाएंगे और करेंगे, या जो उसके शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है वो करेंगे। क्योंकि कई बार एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में हमको लगता है कि अधिक से अधिक खिला दें, अधिक से अधिक कर दें, ये भी दे दें, वो भी दे दें, ऐसा भी कर दें, वैसा भी कर दें। हमको ये पहचानने की जरूरत है कि ममता का मतलब क्या है। अपनी इच्छा को दूसरे के ऊपर थोपना ममता है, या उसके शरीर की आवश्यकता को पहचान करके उसको देना ममता है? उत्तर उतना ही है कि अगले के शरीर की आवश्यकता को पहचान करके उस हिसाब से हम ध्यान रख के करने का काम कर रहे हैं, तब तो ममता है। अगर उसके शरीर के पोषण संरक्षण पर प्रधानता से ध्यान नहीं हो करके उसके शरीर की क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, उसका ध्यान नहीं रख के जो हमारे अंदर पहले से कुछ मान्यता फीड इन है, उसको अगले के ऊपर थोप देने का नाम ममता नहीं। इवन स्नेह भी वो नहीं है। स्नेह का मतलब दूसरे को अपने हिसाब से चलाना नहीं। मैं तुमसे स्नेह करता हूँ इसका ये मतलब नहीं है तुम उठोगे भी हमारे हिसाब से, सोओगे भी हमारे हिसाब से, चलोगे भी हमारे हिसाब से, खाओगे पियोगे भी हमारे हिसाब से। ये दूसरे को गुलाम बनाने का डिजाइन स्नेह का मतलब नहीं। स्नेह का मतलब तो है कि अगले की जरूरतों को पहचान करके उसको जीने में सहयोग देने का, अनुकूलता देने का काम हम करते हैं, तो स्नेह। हमको रोटी पसंद है, आपको चावल पसंद है, मैं आपको जबरदस्ती रोटी खिलवाऊं, ये स्नेह नहीं। मैं आपके साथ चावल खिलाना अगर सीख पाता हूँ तो शायद स्नेह होगा। दूसरे को अपने हिसाब से चलाने का नाम स्नेह नहीं है कि मैं तुमसे स्नेह करता हूँ इसका मतलब हर चीज तुम हमारे हिसाब से करोगे। अगले को अपने हिसाब से अगर चलाने का काम कर रहे हैं तो वो शासन की मानसिकता है, न कि स्नेह। वो दबाव की मानसिकता है, न कि स्नेह। स्नेह की जगह पर तो हम जितना अपने सुख दुख का ध्यान रखते हैं उतना ही या उससे कहीं ज्यादा ही हम अगले के सुख दुख का ध्यान रखने का काम करते हैं। स्नेह माँ
और बेटे के पीछे मत करें। एक बेटा है, बच्चा है छोटा, मान लो 5 साल 6 साल और भी छोटा है। अब उस बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। मान लो बच्चा कह रहा मुझे मैगी चाहिए, माँ कह रही माँ मना कर रही है मैगी मत खा, मतलब कुछ और बना के देंगे जो तेरे लिए हेल्थी होगा। तो यहाँ पे फिर इसमें वाली बात वो आज के दिन अगर देखिएगा ना, तो ये समझना जरूरी है कि ये जो हम मान के चलते हैं ना, कल आर्य जी कह रहे थे किसी बच्चे के बारे में, आप थे सेशन, तो वो बता रहे थे कि वे शर्मा जी ने कहा ये बच्चा पतला है तुम्हारा, ठीक हो जाएगा, भेज दो हमारे। हमको लगता है बच्चा खेलने में लगा है तो खाएगा नहीं, उसको होश ही नहीं है। भूख ऐसी चीज है जिसका होश जानवरों को भी है जी, आदमी को छोड़ दीजिए। भूख लगने देंगे तो भूख लगेगी कैसे नहीं, और बच्चा खाएगा कैसे नहीं, प्रयोग करके 2 दिन देखने की जरूरत। तो अगर अगला मैगी या बाकी चीजों के लिए जिद कर रहा है ना, तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि वो जिद बच्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने समाज में, मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में, टीवी में उसको थोप दिया है। गलती बच्चे की नहीं है, गलती हमारी और आपकी है जिसने सब तरफ से जाल बिछा के उसको फंसा दिया। तो दोष बच्चे का नहीं है, दोष हमारा है। और अगर इसको हल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको, आपको, समाज के उस मीडिया को, उस एडवर्टीजमेंट को, उस टीवी के प्रोग्राम को ठीक करने की जरूरत है। तब तक के लिए क्या करें? तब तक के लिए तो एक ही उपाय हमको समझ में आता है कि बच्चे के साथ एक सार्थक संवाद करने की जरूरत है, और ये पहचानने की जरूरत है कि वो जो मैगी खा रहा है वो स्वाद के लिए खा रहा है। उससे ये डायलॉग करने की जरूरत है कि बेटा तुम्हारा स्वाद ठीक रहे ये तो ठीक है, उसके साथ स्वास्थ्य ठीक रहे ये भी मैं चाहती हूँ। तो स्वाद का विरोध नहीं है, उसके साथ स्वास्थ्य होने की जरूरत है कि नहीं है, इस पर डायलॉग होने की जरूरत है। और जो बच्चा सारा कुछ देख करके मैगी के लिए जिद कर सकता है, उस बच्चे पर यह भी भरोसा रखने की जरूरत है कि सार्थक चर्चा करेंगे तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन में वो ये बात भी देख ही सकता है कि स्वास्थ्य भी उसकी जरूरत है, और स्वाद और स्वास्थ्य इन दोनों के संतुलन को कैसे हम पा सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर निष्कर्ष निकल सकते हैं। और बहुत सारे घरों में हम लोगों ने करके भी देखा है कि होता है। सार्थकता से उस बच्चे से बात करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। गलती अभी हमसे क्या होती है कई बार बात करने में, जो मैं परिवार में व्यवस्था के तहत हर बार कहता रहता हूँ, अभी हम चर्चा भी करने जाते हैं ना, हम निष्कर्ष से चर्चा को शुरू करते हैं। चर्चा बाद में करते हैं, निष्कर्ष पहले बताते हैं। जैसे बच्चा पूछे मम्मी बाहर चले जाएं, रात को 9 बजे 10 बजे लौट के आएंगे, हम कहते हैं नहीं। हमने क्या किया? कंक्लूजन बता दिया। मोबाइल खेल रहा है बच्चा, हम कहते हैं मोबाइल मत खेलो। क्या किया हमने? कंक्लूजन बता दिया। आप कहेंगे घर में ये सामान ला के दे दोगे, हम कहते हैं नहीं। क्या किया हमने? कंक्लूजन बता दिया। आप कहेंगे इस काम को इस तरह से कर सकते हैं क्या, हम कहेंगे नहीं, या हम कहेंगे हाँ। जो भी उत्तर हम दे रहे हैं ना, हम निष्कर्ष पहले फिक्स कर दे रहे हैं, चर्चा उसके बाद में करते। क्या चर्चा होती है? चर्चा ये होती है कि आपने जिसके लिए हाँ कहा है उसके लिए सारा तर्क आप ला के देते हैं, मैंने जिसके लिए हाँ या ना कहा है मैं उसके लिए सारा तर्क ला के देता हूं। आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सारा तर्क ला के देते रहते हैं, मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सारा तर्क ला के देता हूं। मैं सबसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या ठीक है, निष्कर्ष पहले होना कि चर्चा पहले हो? कॉमन सेंस की बात है। अगर निष्कर्ष निकाल के ही हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं, वो चर्चा धोखा है, ये हमको समझना चाहिए। तर्क तो ठीक है जी, कोई तर्क नहीं होता तो यही है। उस एक बार अगर आपने निष्कर्ष निकाल ही लिया है ना, फिर तर्क होता ही नहीं है, फिर अपनी बात को सिद्ध करना भर होता है, और उसके लिए तर्क मिले कि कुतर्क मिले वो सब लाके हम आप देते ही हैं, क्योंकि खूंटा तो पहले ही गड़ गया है निष्कर्ष का। अगर वो खूंटा पहले ही गड़ा हुआ है तो सारे तर्क तो उसी के अराउंड होंगे ना जो उस खूंटे को सिद्ध कर। अब वो तर्क खुला हुआ नहीं है
कि हम सच्चाई को देखना चाहते हैं या वास्तविकता को ढूंढना चाहते हैं। एक बार खूंटा ही हमने गाड़ दिया और खूंटा आपने गाड़ दिया, अब हमारे सारे तर्क उस खूंटे को सही सिद्ध करने में होते हैं और आपके सारे तर्क अपने खूंटे को सही और हमारे खूंटे को गलत सिद्ध कर रहे हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि चर्चा अगर शुरू होनी है तो इस जगह से नहीं शुरू होगा कि मैगी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। चर्चा इस जगह से नहीं शुरू हो सकता कि मोबाइल खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। चर्चा इस जगह से नहीं शुरू हो सकता कि घर में ये सामान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चर्चा शुरू करने का डिजाइन ये होता है कि उस मैगी खाते हुए बच्चे के पीछे की नीड क्या है उसको हम पहचान सकें। तो शायद स्वाद उसकी नीड, हम भी स्वाद के चक्कर में 20 चीजें खाते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता। बच्चा खा रहा है तो हमको दिखाई देता है। हम बड़े भी उस स्वाद के लिए 20 काम कर रहे हैं जी। हमको लगता है बच्चा फंसा हुआ है, हम भी फंसे हुए हैं, ये पहचानना जरूरी। तो उसकी जरूरत है, वो ये पहचानना जरूरी होता है। ऐसे ही हम मैगी के लिए ना बोल रहे हैं, उसके पीछे हमारा जरूरत है बच्चे का स्वस्थ रहना, ये पहचानना जरूरी है। वो नीड को बात करेंगे ना तो बच्चा भी इस बात के लिए मना नहीं करेगा कि वो स्वास्थ्य नहीं चाहता है। आप 2 मिनट 4 मिनट उसके साथ चर्चा करें ना, उसको भी बहुत आसानी से ये बात दिखाई देती है कि वो स्वस्थ रहना चाहता है कि नहीं। करके देख लीजिए किसी बच्चे से बात। अब चर्चा इस पर होने की जरूरत है कि ये स्वाद और स्वास्थ्य दोनों कैसे सुनिश्चित हो सकता है। तो हो सकता है 10 तरीके निकाल करके हम ले आए। ऐसे ही घर में कोई सामान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो चर्चा इस जगह से नहीं शुरू होगी कि फ्रिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चर्चा इस जगह से शुरू होने की जरूरत है कि अगला फ्रिज लाना चाह रहा है तो उसके पीछे उसकी जरूरत क्या है, और मैं फ्रिज के लिए मना कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरी जरूरत क्या है। उस जरूरत को केंद्र में रख के चर्चा करना शुरू करेंगे ना, तो पहली चीज होती है कि जरूरत की जगह पर हम दोनों सहमत हो पाए। फिर उसके बाद उस जरूरत को पूरा करने के तरीकों पर हमारी आपकी बात हो सकती है, और हो सकता है 10 क्रिएटिव तरीके निकल पाए ये एक बहस करने के बदले कि फ्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर हमको स्ट्रेटजी पर ही चर्चा करनी है, तरीकों पर ही चर्चा करनी है, पूरी जिंदगी चर्चा करके भी निष्कर्ष नहीं निकले। हमको पीछे जाके ये देखना पड़ता है कि ये स्ट्रेटजी या तरीका जिसका वो बात कर रहा है उसके पीछे उसकी मूलभूत जरूरत क्या है, और हम किसी दूसरे स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं उसके पीछे हमारी मूलभूत जरूरत क्या है। पहले उस जरूरत पर बात होने की जरूरत है, वहां सहमति होने की जरूरत है, फिर तरीके पर बात करने को लेके बात हो सकती है। इस विधि से चर्चा करेंगे ना तो आप चर्चा पहले कर पाएंगे, निष्कर्ष बाद में निकलेगा। अगर निष्कर्ष ही आप पहले निकाल के रखे हैं तो सारी चर्चा का एक ही मतलब होता है कि मैं सही हूं तुम गलत हो, और आपके सारे कहने का एक ही मतलब होता है कि आप सही हैं मैं गलत हूं। इस चर्चा को कितनी भी शिद्दत से कर लीजिए, कितना भी जोर लगा के कर लीजिए, कितना भी मन लगा के कर लीजिए, निष्कर्ष के रूप में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। ये पकड़ना जरूरी है, ये पकड़ना जरूरी है कि कुछ भी निष्कर्ष के रूप में हाथ नहीं लगेगा। शुरू करेंगे कि ये कपड़े पहनने चाहिए कि ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पूरी जिंदगी चर्चा करके भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि आप ये कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए उसके 20 तर्क देंगे, अगला क्यों वो कपड़े पहनना चाहिए उसके 20 तर्क देगा। ये तर्क देते समय कोई दूसरे को नहीं सुन रहा होता है, सुन भी रहा होता है तो सिर्फ इसलिए कि अगले की बात को काटनी कैसे और उसको चुप कैसे करना। इस विधि से तर्क करने से कुछ भी नहीं निकलता है। जो अगला किसी चीज को करना, मोबाइल खेलते बच्चे से आप जिद करते रहिए मोबाइल मत खेलो, वो नहीं निकलेगा। आपको पकड़ना पड़ता है मोबाइल के पीछे उसकी जरूरत क्या है, फन की नीड है, इंटरटेनमेंट की नीड है, मनोरंजन की नीड है। हम भी मनोरंजन के लिए 10 काम करते हैं, ये पकड़ना जरूरी है। फर्क इतना है कि बच्चा मोबाइल देखता है, हम कुछ और करते हैं।
तो मोबाइल खेलते बच्चे के मनोरंजन की नीड को अगर पकड़ पाएंगे, और हमारा कंसर्न क्या है जब उसको हम मना कर रहे हैं, हमारा शायद उसका बेहतर स्वास्थ्य का कंसर्न, हमारा शायद उसका अच्छे भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई का कंसर्न। अपने कंसर्न को आप बताएंगे ना, तो उसका बेहतर स्वास्थ्य का नीड है कि नहीं, आप बात करके देखिए, बच्चा उससे सहमत होता है। वो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है कि नहीं, बात करके देखिए, वहां बोलता है कि ना बोलता है। अगर एक बार ये नीड पे सहमति होती है ना, तो सिंपल सवाल पूछने की जरूरत है कि ये तुम्हारा बेहतर स्वास्थ्य, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा मनोरंजन, ये तीनों नीड कैसे पूरा हो सकता है, इस पर उससे पूछने की जरूरत है। हो सकता है दसियों उपाय लेकर के वो बच्चा खुद आ जाए, जो आप इतने दिन से जिद करके उससे नहीं मनवा पा रहे। तरीका पकड़ेंगे कि कैसे बात की जाती है, तो धीरे धीरे दिखाई देगा। हम जिस बात के लिए कह रहे हैं उसके पीछे हमारी मूलभूत नीड क्या है, अगला जिस बात के लिए जिद कर रहा है उसके पीछे उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है। वो दोनों आवश्यकता को पहले पहचानना जरूरी होता है। उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके उपायों को ढूंढने का काम करना होता है, और उसमें जो सबसे बेस्ट उपाय समझ में आए उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करना होता है। ये डिजाइन है चर्चा पहले और निष्कर्ष बाद। अगर निष्कर्ष ही पहले निकाल के बैठे हैं, सारी चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। हमारी कुतुब है, बच्चे हैं 1-6 साल का, 1 साल का, उन्हें पता करके टाइम फिक्स कर दिया। मनोरंजन के लिए कितनी देर मोबाइल चाहिए, खेलने के लिए कितना टाइम चाहिए, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चे जिस बात को मांगते हैं, आप उनमें 1 मिनट फोन की बात करके देखिए, होता है कि नहीं होता है, पता चलेगा। बाकी चीजों के लिए थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। सारी चीज को जितना डिटेल करने जाएंगे तो समय की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत ही हमको चलना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत है, आप आराम से YouTube पर सर्च करिएगा, बहुत सारे इसके वीडियोस मिल जाएंगे, इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, और लोगों के भी मिल जाएंगे, मेरे भी मिल जाएंगे। पलट के वहाँ देखने की जरूरत है। गुजरात में एक ऑनलाइन सेशन, गुजरात वाले चैनल पर पूरे 13-14 लेक्चर इसके पढ़े हुए हैं, जिसमें NBC का सारा डिटेल पढ़ा है कि छोटी से छोटी जगहों पर भी हम नीड को कैसे पहचान सकते। एक शरारत करता हुआ बच्चा का भी नीड क्या है, एक बदमाशी करते हुए बच्चे का भी नीड क्या है, एक मोबाइल खेलते हुए बच्चे का भी नीड क्या है, एक रोड पर सड़क छाप चेन छीनते हुए बच्चे का भी नीड क्या है, वो सब आपको उसमें दिखाई देगा। लेकिन अब उस वर्कशॉप को करना हो तो उसकी डिटेलिंग आपको वही मिलेगी। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि चर्चा पहले होने की जरूरत है, निष्कर्ष बाद में निकलने की जरूरत है। चर्चा पहले होनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना जी, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत कठिन है। अगर निष्कर्ष ही हमने पहले निकाल लिया है, फिर चर्चा कुछ नहीं होनी है जी, फिर तो झगड़ा होना है, विवाद होना है। चर्चा में भी सर सम्मान और स्नेह तो होना चाहिए। सम्मान और स्नेह अगर नहीं है तो हम घायल करके उठेंगे एक दूसरे को, समाधान निकालने के बदले, समाधान निकालने के बदले हम घायल करके उठेंगे। और आप सोचेंगे कि ये एक दिन में आपको आ जाए, ड्राइविंग भी एक दिन में नहीं आती। रोज 1-1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं तो 30 दिन में ड्राइविंग आती है। रोज 1-1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो 30 दिन में ये भी आ जाएगा। अगर इसको भी बोलने सुनने की प्रैक्टिस 30 दिन 1-1 घंटा करेंगे, 30 दिन में आ जाएगा। आप 10 साल से ड्राइविंग का कंसेप्ट जानते हो, एक दिन 15 मिनट जाए, अगले दिन आधा घंटा जाए, फिर 3 महीना ना जाए, फिर एक दिन 15 मिनट ड्राइविंग करें, फिर एक दिन आधा घंटा करें, फिर महीना भर छोड़ दें, फिर 2 दिन घूम के आ जाए। 10 साल में भी ड्राइविंग नहीं आएगी, 20 साल में भी ड्राइविंग नहीं आएगी। वही आदत अगर इसके साथ भी करने वाले हैं कि 2 दिन कुछ कर लिए, फिर 1 महीना बाद होश टूटा, फिर 15 मिनट कुछ कर लिए, फिर 3 दिन बाद होश टूटा, फिर कुछ कर लिए, फिर 6 महीना बाद कुछ कर लिए, 10 साल में भी गति नहीं होगी। ये मैं आज ही बता दे रहा हूँ। तो उससे निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
जैसे सम्मान है तो सम्मान तो हमें जो अपनी जो जो हमसे असहमति रखता है उसका भी होना चाहिए, उसका भी रखना ही चाहिए हमें ख्याल। सम्मान की जितनी भी सम्मान बात तो की सभी है, चाहते हैं, उसमें- असहमति वाले का भी रखना चाहिए। उसमें ये बात नहीं थी कहीं कि जो हमसे सहमत होगा उसका सम्मान करेंगे। सम्मान की जगह पर यही बात किए थे कि दूसरा मानव लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर मेरे जैसा है, इस रूप में दूसरे को अपने जैसा देख पाने या स्वीकार पाने के भाव का नाम सम्मान है। तो निश्चित रूप से सम्मान और स्नेह तो हर किसी के साथ होना बनता है, और जिसके साथ भी आपका सम्मान और स्नेह नहीं है, मैं ये पक्का बता सकता हूँ कि आप उसमें बदलाव का इंच भर भी काम नहीं कर सकते। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे समाज में अपराध करने वाला व्यक्ति हो, चाहे पड़ोस का हो। अगर अगले के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव नहीं है, आप उसमें बदलाव का एक काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को करेक्ट करने के पहले, उसमें बदलाव लाने के पहले उसके साथ कनेक्ट होना, जुड़ना, ये पहली जरूरत है। अगर हम आपके साथ जुड़ ही नहीं पाते हैं, आप हमारे साथ जुड़ाव ही नहीं महसूस करते हैं, बदलाव कैसे ला देंगे जी हम आप में? बदलाव लाने के पहले की शर्त होती है उसके साथ जुड़ाव महसूस होना, और फिर उसका हमारे साथ जुड़ाव महसूस होना। ये जुड़ाव वाला भाग ही अगर पूरा नहीं हो रहा है, बदलाव का कोई काम नहीं हो सकता। और अपमान और विरोध के साथ छोटा से छोटा बच्चा भी हमसे नहीं जुड़ता है, बड़े को तो छोड़। तो सम्मान और स्नेह जिसके लिए भी हमारे मन में नहीं है और हम उसको बदलना चाहते हैं, हमको रुकने की जरूरत है। हमको पहले अपने में सम्मान और स्नेह को इंश्योर करने की जरूरत है। अपमान के साथ, विरोध के साथ, शंका के साथ हम किसी को नहीं बदल सकते, क्योंकि जैसे ही हम अपमान, विरोध और शंका से आपके पास आते हैं, आप हमसे दूर होते हैं, आप हमसे घायल होते हैं, आप हमारे विमुख हो जाते हैं सामने बैठे हुए होने के बाद भी। और जैसे ही आप हमसे विमुख हो गए ना, बात सारी खत्म हो, बात सारी खत्म। सर अगर इस चीज़ को मान लो, अगर हम स्टूडेंट और टीचर के बेस पे इसी चीज़ को बात करते हैं सम्मान की, तो सर अगर एक क्लास की बात करें, चाहे स्टूडेंट बड़ा हो, छोटा हो, या और भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, तो सर पहली चीज़ सारे स्टूडेंट एक से नहीं होते। कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे सर जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होंगे, वो क्लास को डिस्टर्ब भी करेंगे। तो सर ऐसे में उनके प्रति सम्मान और ये सब चीज़ें, मतलब ये थोड़ा सा 2-3 बात कहूँगा। अगर क्लास में जिसको आप कह रहे हैं डिस्टर्ब करना ना, उस डिस्टर्ब करते हुए बच्चे के लिए भी अगर सम्मान और स्नेह आपके अंदर नहीं होगा, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये मैं सबसे पहले कहूँगा। नहीं भरोसा हो, थोड़ा अपमानजनक ढंग से बोल के देख लीजिए, थोड़ा विरोधजनक ढंग से बोल के देख लीजिए, वो सुधर जाता हो तो बहुत अच्छी बात। अगर उससे नहीं होता है तो अब सम्मान और स्नेह का जगह क्या है, क्या विश्वास का जगह क्या है? वो हल्ला करता हुआ बच्चा भी, वो बदमाशी करता हुआ बच्चा भी मूल में अपना सुख समृद्धि चाहता है और हमारा सुख समृद्धि चाहता है। ये उस बच्चे के लिए हमको दिखने की जरूरत है। ये उसके इंटेंशन पर विश्वास का आधार बनता है कि वो गलती करता हुआ बच्चा भी, वो बदमाशी करता हुआ बच्चा भी मूल में तो ठीक करना चाहता है। ये बात हमको दिखना जरूरी है। ये आधार बनता है हमारे विश्वास का। सम्मान का क्या आधार बनता है? सम्मान का ये आधार बनता है कि मूल में वो भी एक मानव है, गलती कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, हल्ला कर रहा है, ये उसके करने की जगह पर बाद की बात है, पर मूल में वो भी लक्ष्य के रूप में मेरे जैसा है, कार्यक्रम के रूप में मेरे जैसा है, और क्षमता की जगह पर भी इच्छा, विचार, आशा उसमें एक जैसी चल रही है। सहज स्वीकृति उसके अंदर भी है, चीजों को जांचने की, परखने की, समझने की क्षमता उसमें भी है। इतना ही है कि उसका अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं जगा, इतना ही है कि उसकी सार्थकता, उपयोगिता उसको अपनी जिंदगी में नहीं अभी तक दिखाई दिया। इतना ही है कि 10 तरह के मोबाइल और गेम और बाकी उलझनों में वो उलझ गया है, फंस गया है, उससे निकलना उसको नहीं आता है। ये चीज देख पाएंगे ना उस बच्चे के लिए, तो सम्मान का भाव आ सकता है।
स्नेह का भाव इस आधार पर आता है कि वो हमको अपने से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, अपने साथ संबंधित दिखाई देता है। उस संबंध को जितना जितना हम अगले के साथ महसूस कर पाते हैं और जितना जितना ये दिखाई देता है कि संबंधित तो हम एक दूसरे से हैं ही, जुड़े हुए तो हम एक दूसरे से हैं ही, ये जुड़ाव हमको अपने अंदर स्नेह का भाव देती है। ये सम्मान, स्नेह और विश्वास के साथ फिर हम उन क्रिएटिव तरीकों को सोचने का काम कर सकते हैं जिससे अगले में बदलाव हो जाए। 3 दिन पहले रंसिक भैया ने हमको एक वो दिया था मैगजीन, देवेंद्र भाई के ऊपर पूरी स्टोरी लिखी हुई। वो 70s के समय में देवेंद्र बहुना नहीं, गांधीयन ने देवेंद्र भाई लिखा हुआ था उसके ऊपर। बहुगुना तो नहीं थे शायद, मैं बाकी बताता हूँ ना, आपको हो सकता है पहचान ले, बाहर ही मैगजीन रखी होगी। वो बता रहे थे कि 70s में पहले विनोबा भावे के नेतृत्व में, बाद में जयप्रकाश जी और देवेंद्र भाई ने मिलकर के सैकड़ों लोगों ने हथियार छोड़ दी, बिना किसी युद्ध के छोड़ दी। तो ये तो दिखता है ना कि वो हथियार उठाया हुआ आदमी भी मूल में ठीक जीना चाहता है, तभी तो छोड़ दिया। वो ठीक की तरफ ध्यान दिलाने का सम्मान और स्नेहपूर्ण तरीका होने की जरूरत है। अपमान और विरोधपूर्ण तरीके से आप उसको अप्रोच करना चाहेंगे, वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही आप उसको जब बदलने के लिए बात करने जा रहे हैं और वो मना करता है कि हम नहीं बदलना चाहते, उसके पीछे उसका कंसर्न सुनना होता है। जैसे उनके 3-4 कंसर्न थे। पहला कंसर्न ये था कि भाई हमको फांसी तो नहीं हो जाएगी, हम दे देंगे, बंदूक सरेंडर कर देंगे, हमको फांसी पे तो नहीं चढ़ा दोगे, मारी तो नहीं दोगे, ठीक है, घर बार जला तो नहीं दोगे। हमारे साथ क्या क्या हो सकता है उसका जो भय है वो उसका कंसर्न है। आप उसको ठीक से एड्रेस कर पाएंगे तो हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो। आप उसके कंसर्न को एड्रेस करने का, सुनने का भी काम नहीं करेंगे और अपना राम कहानी उसके ऊपर ठोकते रहेंगे, पूरी जिंदगी बोलते रहिए ना, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अगले को हथियार छोड़ने में जो कठिनाई है, जो बाधा है, उसकी जरूरत को सुनना जरूरी है। उस जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं उसका उपाय देना जरूरी है, तब वो छोड़ सकता है। मैं कल भी कह रहा था, चोरी करते हुए आदमी को आप लाख कहिए चोरी करना छोड़ दो, वो उससे नहीं छोड़ पाए। अगर करना चाहते हैं ना तो चोरी करने के पीछे जो उसकी नीड है, सुविधा की आवश्यकता का पूरा होना, अगर उस नीड को आप पहचान पाएंगे, उसको पूरा करने का कोई बेहतर और सम्मानजनक तरीका उसको दे पाएंगे, उसमें जो उसकी कठिनाई है उसको स्टेप वाइज सॉल्व करने का काम कर पाएंगे, तो संभव है कि कल वो चोर चोरी छोड़ के दूसरे काम में लग सके। उसके पीछे की उसकी जरूरत को सुनना होता है, उस जरूरत को पूरा करने के बेहतर तरीकों को ढूंढने में सहयोग करना होता है। और तरीका मिल जाए तो उसको करने में जो उसको सपोर्ट चाहिए वो भागीदारी देनी होती है, उसके साथ लोग बदलते हैं। आज भी बता रहा हूँ, जेपी के समय का उदाहरण है, विनोबा के समय का उदाहरण है। पुराने समय में तो बुद्ध का, अंगुलीमाल का, वाल्मीकि का कथा आप सब जानते हैं जी। पहले की कथा फिर भी कोई मान ले कि सच हो कि झूठ हो पता नहीं, ये तो 40 साल 50 साल पहले की बात है। हमको वो बेसिक पकड़ना जरूरी है अगर बदलाव की किसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। उतने के साथ ये कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा पर भी मैं कोई बात कर देता हूँ। एक सवाल जी। क्लास, अभी आप जैसे कक्षा की बच्चों की बात कर रहे थे, तो जो बच्चे होते हैं स्पेशल बच्चे, चाइल्ड स्पेशल नीड वाले, तो मतलब उनके साथ बहुत मुश्किल होता है ये, इस तरह से हम उनको कितना ही समझने की कोशिश करें, मतलब वो है तो मानव शरीर में, लेकिन लगता है जैसे वो पूरा डेवलप नहीं हुआ शायद माइंड, या जो भी रीज़न है वो समझ नहीं पाते हैं। बट हाँ, उनको भी अगर हम थोड़ा गुस्से में बोलते हैं तो वो चीज़ उनको स्वीकार भी होती है, चाहे वो पूरा दिन है वह कुछ भी करते रहे, पूरा क्लास को डिस्टर्ब करते रहे। अरे ये बहुत मुश्किल होता है क्लास में उन बच्चों के साथ बाकी बच्चों को। देखिए मुश्किल तो होता ही होगा, मैं इस बात को सबसे पहले स्वीकारता हूँ। फिर मैं ये भी कहूँगा कि भाई हमको सोचना चाहिए कि ऐसे स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन डिजाइन करेंगे
यह जो सबके साथ चल रहा है उसी में उसको भी सीखेंगे। देखिए काम तो करना पड़ेगा ना, चाहते हैं पेरेंट्स चाहें कि सरकार चाहे कि हम आप चाहें, ये बात तो सोचना ही पड़ेगा ना जी कि स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी स्पेशल नीड का केयर करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, हमारी आपकी मर्जी से चीजें नहीं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ भी जो आप कह रहे हैं ना, सम्मान और स्नेह से बात करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि गधा घोड़ा बन जाएगा और वो कुत्ता बन जाएगा। अगर किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है तो सम्मान और स्नेह से बात करने का ये मतलब थोड़ी है कि ब्रेन डेवलप हो जाएगा उसमें पूरा, यह हाथ नहीं है मेरा तो हाथ उग जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि उसके साथ जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हो जाएगा अगर सम्मान और स्नेह के साथ बात को करेंगे तो। अगर उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, बचपन से उस तरह की बीमारियां हैं कि वो बोल भी ठीक से नहीं पाता है, 10 चीजों को कह नहीं पाता है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि सम्मान और स्नेह के साथ बात करने से उसको भाषा आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से उसको केयर का ढंग मिलेगा, तो केयर का ढंग तो अलग चाहिए जी। किसी को माइग्रेन हो रहा हो, किसी को पेट दर्द हो रहा हो, किसी को पीठ दर्द हो रहा हो, सबको एक गोली खिलाएंगे सुबह से शाम तक, कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा। आप किसी भी चीज से खिलाएं, ठीक है, एक तरह का भोजन, एक तरह का खाना, एक तरह का कपड़ा, एक तरह का डिजाइन, वो संभव नहीं है ना जी, बढ़ेगा कैसे जी। हाँ आज वेकेशन पे, क्योंकि आज हमको टॉपिक कवर करना है। कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा के संदर्भ में देखेंगे ना, तो दूसरे से मिले सहायता की स्वीकृति का जो भाव है वो कृतज्ञता है। और बारीकी से देखेंगे ना तो यहाँ पर जितने भाव की हम शुरू से बात कर रहे हैं ना, वो किसी निश्चित समझ के आधार पर विकसित करने की बात है। तो विश्वास जबरदस्ती करो ये बात हम नहीं कह रहे, आंख मूंद करके करो ये बात हम नहीं कह रहे। स्वयं के अध्ययन से ये बात देखी जाए कि हमारा मूलभूत इंटेंशन हमेशा प्योर रहता है कि नहीं, और उसको प्योर देखने के आधार पर स्वाभाविक रूप से विश्वास होता है, करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही दूसरे मनुष्य को अपने जैसा देखने के आधार पर, अपने बराबर पहचान पाने के आधार पर स्वाभाविक रूप से सम्मान होता है, करना नहीं पड़ता। ऐसे ही जितना हमको ये अस्तित्व जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है, इकाइयां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पूरक और सहयोगी दिखाई देती हैं, उतना स्वाभाविक रूप से स्नेह अपने अंदर आता है, दबाव लेके करना नहीं पड़ता। ऐसे ही आप हमको संबंधी के रूप में दिखाई देते हैं, और मैं मानव का अध्ययन करके ये देख पाया हूँ कि आप शरीर और जीवन या मैं इन दोनों के अस्तित्व के रूप में हैं। मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति बनती है आपके मैं का भी ध्यान रखने का, आपके शरीर का भी ध्यान रखने का, जो ममता और वात्सल्य। उसी तरह से कृतज्ञता को जबरदस्ती पैदा करने के लिए नहीं कह रहे, इतना ही कह रहे हैं कि दूसरे से कहां कहां किस रूप में सहयोग मिलता है उसको आँख खोल के देखा जाए, उसको पहचाना जाए। ये जो अभी हमने दृष्टि बना लिया है कि आप 30 दिन में 29 दिन हमारे लिए ठीक करते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको हम एप्रिशिएट नहीं करते, उसको हम वैल्यू नहीं देते। जो एक दिन एक चीज आप हमारे साथ ठीक नहीं करते हैं, हम उसकी गांठ बांध करके सुबह से शाम तक आपको सुनाते रहते। तो हमको कृतज्ञता में इतना ही करने की जरूरत है कि जो सहयोग हमको मिल ही रहा है अगले से, आँख खोल के उसको देखने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो सहयोग दिखाई देगा, वो सहयोग पहचान में आएगा तो कृतज्ञता होगी। वो सहयोग दिखाई नहीं दे, वो पहचान में नहीं आए, जबरदस्ती कितना भी हम कहेंगे कि तुम मेरे प्रति कृतज्ञ हो, कैसे होएगा, कैसे होएगा। इसी तरह से हम बाजार से सामान खरीद के ले आते हैं, हमने पैसा दे दिया और हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो कृतज्ञता की संभावना नहीं। जब ये दिखाई देता है कि पैसा देने के बाद भी
वो दूध हमको इसलिए मिल रहा है क्योंकि कोई आदमी गाय पाल रहा है और दूध बाजार में उपलब्ध करा है। पैसा देने के बाद वो मोबाइल हमको हाथ में इसलिए मिल जाता है क्योंकि कोई आदमी उसके लिए लोहा प्लास्टिक खोदने का काम कर रहा है और उसकी डिजाइनिंग का काम कर रहा है और उसको बनाने का काम कर रहा है। कुर्सी टेबल हम अपने घर में ले आते हैं पैसे से, वो सिर्फ पैसे से नहीं आ जाती, उसके पीछे लकड़ी लगती है और कोई ना कोई आदमी उस टेक्नोलॉजी के साथ, उस कला के साथ है और उसमें अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है, तभी वो वस्तु हमारे हाथ में आती है। इस डिटेल के साथ उसको देखना शुरू करेंगे ना, तो बाकी प्रकृति का भी सहयोग दिखाई देगा अपने जीने में, दूसरे मनुष्यों का भी सहयोग दिखाई देगा अपने जीने में। और जितना जितना वो सहयोग दिखाई देता है उतना उतना स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता अपने अंदर आती है। जितना वो सहयोग दिखाई नहीं देगा उतना कृतज्ञता का भाव आना मुश्किल है। ये कृतज्ञता समझ में आई किसको कह रहे? इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, उस पर पहले बात करेंगे, फिर गौरव और श्रद्धा पे आते। ठीक है, आगे चल सकते? बढ़िया। गौरव और श्रद्धा की जगह पर देखेंगे ना, जिन्होंने स्वयं की श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है और किसी अंश में श्रेष्ठता को सुनिश्चित कर पाए हैं, उनके प्रति जो भाव है उसका नाम गौरव है। तो गौरव भी जबरदस्ती पैदा करने की बात नहीं, अगले में किन किन चीजों में श्रेष्ठता है उसको देखने और पहचानने की जरूरत है कि अगले पर ध्यान दे करके किन अंशों में उसकी श्रेष्ठता है उसको देखने और पहचानने की जरूरत है। ये जो हर मानव इन 4 स्तर पर व्यवस्था में जीना ही चाहता है, एक मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में और प्रकृति के साथ जीने में, जहाँ उत्पादन का रोल है, परिवार और समाज के साथ जीने में व्यवहार और व्यवस्था का रोल है, स्वयं के साथ ठीक जीने में अपने समझ का, अपने भाव का, अपने विचार के ठीक रहने का रोल है। तो जितना आप अपनी समझ के लिए, भाव के लिए, विचार के लिए काम कर पाए, जितना आप परिवार में संबंध पूर्वक जीने का काम कर पाते, जितना आप समाज में व्यवस्था में सार्थक भागीदारी को कर पाते, जितना आप प्रकृति के साथ उत्पादन करते समय अपनी जरूरत को भी पूरा करने का, मानव जाति की जरूरत को पूरा करने का और प्रकृति का ध्यान रखने का काम कर पा रहे हैं, उसको पहचानने के आधार पर स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर जो भाव आपके लिए पैदा होता है उसका नाम गौरव है। सार्थक भागीदारी का मतलब ठीक ठीक भागीदारी, नहीं तो उल्टी पुल्टी भागीदारी तो हर आदमी कर रहा है कुछ न कुछ, पर उसको भागीदारी कहीं लिखा है। जिस जगह पर भी इसको देखेंगे वहाँ हो सकता है। तो अगर आत्म गौरव की बात करेंगे तो हमने किन किन अंशों में श्रेष्ठता को अपने में सुनिश्चित किया है, उस जगह पर उसकी बात हो। स्वयं के प्रति अगर गौरव की बात करेंगे तो किन किन अंशों में इस श्रेष्ठता को हमने अपने अंदर सुनिश्चित करने का काम किया है, उस जगह पर उसको देखने की जरूरत है। जी, तो मूल रूप में देखेंगे ना तो गौरव की जगह पर मूल मुद्दा दूसरे में श्रेष्ठता को देखने का है, पहचानने का है। चाहे वो उत्पादन के जगह की श्रेष्ठता हो, चाहे व्यवहार के जगह की श्रेष्ठता हो, चाहे व्यवस्था में भागीदारी की जगह की श्रेष्ठता हो, चाहे अपने ही जीवन क्रिया में समझ को, भाव को, विचार को ठीक रखने की श्रेष्ठता। इसमें से जिस अंश में भी श्रेष्ठता हम आप में देख पाते हैं, आपके प्रति जो भाव होता है उसका नाम गौरव है। गौरव अगर हमारा सचमुच है किसी के प्रति तो उसकी पहचान ये होती है, अपने से श्रेष्ठ को देख करके उसकी पहचान ये होती है कि हम उसके साथ सरलता पूर्वक जीते हैं, न कि अहंकार और अभिमान पूर्वक जीते हैं। अगर हम आप में श्रेष्ठता को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो आपके सामने हमारा अहंकार बना हुआ नहीं रह सकता, हमारा अभिमान टिका हुआ नहीं रह सकता।
वो अहंकार और अभिमान खत्म होकर के सरलता का उदय होता है। और ये सरलता जरूरी है अगले से सीखने समझने के लिए। अगर अभिमान और अहंकार के साथ ही हम खड़े हों किसी के साथ, तो सीखने समझने का कुछ बहुत काम नहीं होता है, बल्कि कहीं न कहीं हम सिखा समझा रहे होते हैं दूसरे को। गौरव का मायने हमें उससे कुछ सीखने का भी है, आगे सीखने की संभावना बन सकती है, बिल्कुल। लेकिन नहीं भी हमको अभी उस चीज की जरूरत दिखाई देती हो, तो भी वो स्किल अगर आप में है, तो आपके प्रति गौरव का भाव, गौरव का भाव। और वो किसी भी चीज में हो सकता है, किसी स्किल में हो सकता है, सुविधा के उत्पादन के किसी चीज में भी आप बेहतर हो सकते हैं, व्यवहार में बेहतर हो सकते हैं, व्यवस्था में भागीदारी में कुछ अच्छा कर रहे हो सकते हैं, या अपने ही समझ भाव विचार को ठीक रखने की जगह पर आप ठीक किए हो सकते हैं। इसमें से जिस अंश में भी श्रेष्ठता हमको आप में दिखाई देती है, तो आपके प्रति जो भाव होता है वो गौरव है। और जिस जगह पर हमको आपके प्रति वो गौरव दिखाई देता है, उस काम के लिए हम आपके साथ अभिमान पूर्वक प्रस्तुत नहीं होते हैं, अहंकार पूर्वक प्रस्तुत नहीं होते हैं, बल्कि सरलता के साथ प्रस्तुत होते हैं और आपसे समझने सीखने को तत्पर हो पाते हैं। सर, एक किसान है, कोई किसान है, वो ठीक है गेहूँ उगाता है ना, उसने गेहूँ उगाए, उसी का मतलब अपने खेत में उगाए, उसी का मतलब मार्केट में आए, वहाँ से हम ले आए आटा वाटा बना के रोटी बनाई, वो ठीक है, उन सब के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता। तो सर ये जो जैसे गौरव वाला पॉइंट है, तो बनेगा कि हमारे देश का किसान है, वो इतना अन्न उगा रहा है और हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये गौरव बनेगा और कृतज्ञता दोनों बनेगा ना। जो आप अभी बताए वो उत्पादन में गौरव की बात है, उत्पादन को ठीक ढंग से कर रहा है, उसके लिए गौरव की बात है। ऐसे ही जो व्यवस्था में भागीदारी ठीक ढंग से कर रहा है, उसके लिए गौरव की बात है। ऐसे ही जो समाज में, परिवार में, व्यवहार में न्यायपूर्वक जी रहा है, उसके लिए गौरव की बात है जी। ऐसे ही जो अपने में समझ को सुनिश्चित किया है, भाव विचार को ठीक रख के जी पा रहा है और दूसरों को प्रेरणा दे पा रहा है, उसके लिए गौरव की बात है। पूरा यदि वो देख पा रहा हो तो गौरव का भाव है। जी, देख नहीं पा रहा तो पहले रुक के देखने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है। अगर आंख बंद करके रखे हैं, उस पर पट्टी बांध के रखे हैं, तो पट्टी खोलने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है, फिर स्वाभाविक रूप से गौरव आएगा। तो इसमें से कोई भी भाव जबरदस्ती लाने का मुद्दा नहीं है। आंख खोल करके किसी निश्चित सच्चाई को देखने की बात है, जो है ही अस्तित्व में, उसको आंख खोल के देखने और समझने की बात है। क्योंकि आप पैसे से चीजों को ले भी आते हैं और आप न भी देख रहे हैं, तो भी ये सारी घटना घट रही है। किसान के खेती करने का, गाय के दूध देने का, ये सब घटना हो ही रहा है अस्तित्व में, हम आंख बंद किए हुए हैं उसके प्रति, इतनी ही बात। अब ये शांति ट्रम्प जो है नोबेल पुरस्कार मांग रहा है अपने लिए, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं तो किसी भी पुरस्कार के बारे में ये सोचता हूँ कि वो मांगने की चीज नहीं है। दूसरे को लगता है कि हम उसके लायक हैं तो आके दे दे, अपने से आए दूसरे को लगता है कि हम उसके लायक हैं तो आके दे दे। हम मांगने जाए पुरस्कार, हमको तो वही ठीक नहीं लगता। वो ट्रम्प लगा रहा है, वो तो हमको बेसिक जगह पे ही ताकत के बल पर भी मांग रहा है जी, हमें कहीं ना मांगता। कृतज्ञता और गौरव में अंतर अगर पूछिएगा कि क्या है, तो कृतज्ञता उनके प्रति है जिनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरव में जरूरी नहीं है कि हमको सहयोग मिल ही रहा हो। आपने अपने गांव में भी कुछ अच्छा काम किया है और हमको कोई सहयोग उसका सीधा नहीं भी दिख रहा है, लेकिन आप अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए काम कर पाए, गांव की न्याय व्यवस्था को ठीक कर पाए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर पाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर पाए, आपके प्रति गौरव का भाव होगा कि नहीं? होगा सर। इतना ही बात कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके प्रति हमारे में गौरव का भाव हो वो सीधा सीधा हमारे लिए कुछ कर ही रहा। प्रेरणा तो मिले। हाँ,
तो अच्छा, अगर आप अपने गांव में भी ठीक जीने का काम कर रहे हैं, गांव की व्यवस्था को ठीक करने का काम कर पाए हैं, तो आपके प्रति गौरव का भाव हमारे अंदर हो ही सकता है। कृतज्ञता तब है जब आपने हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग करने का काम किया। श्रद्धा तब है जब आपने उस श्रेष्ठता को अपने में पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया है और हम भी आपसे प्रेरणा लेकर के वैसा बनने के लिए तत्पर। तो श्रद्धा का जो एक्सप्रेशन दिखाई देता है वो पूज्यता के रूप में दिखाई देता है, पूजा के रूप में दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि आपके जीने को हम स्वीकारते हैं और हम भी वैसा बनने के लिए अपने को अर्पित करते हैं, आपके मार्गदर्शन को स्वीकारते हैं, अपने को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लगाते हैं। तो पूज्यता का मतलब है जिनके प्रति भी श्रद्धा का भाव है हमारे में, जिनके लिए भी हमको श्रेष्ठता दिखाई देती है उनमें, उनके जैसा बनने के लिए प्रयास करना, उसके लिए अपने मन तन धन को लगा पाना, उसके लिए अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट कर पाना, नियोजित कर पाना, ये पूजा या पूज्यता का मतलब है। तो हम आपके प्रति पूज्य भाव रखते हैं या हम आपकी पूजा करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ठीक तो आप बने रहो, हम तो इसी गड्ढे में पड़े रहेंगे और हमारा सब आप करते रहो। पूज्यता का मतलब है आप में वो श्रेष्ठता हमको दिखाई देती है, तो आपसे प्रेरणा ग्रहण करके हम भी वैसा बन सके, हम भी वहां तक पहुंच सकें, उसके लिए अपने को इन्वेस्ट करना, अपने को नियोजित करना, अपना मन तन धन उसके लिए लगा। अब बताइए इस तीनों पर कोई और बात करनी हो तो कर ले, फिर हम अगले स्लाइड पर। श्रेष्ठता का मतलब है ये जो 4 स्तर पर व्यवस्था के जीने की बात हम शुरू से कर रहे हैं। मानव के रूप में व्यवस्थित होकर जीना, परिवार को समझ के उसमें व्यवस्थित होकर जीना, समाज को समझ के उसमें व्यवस्थित होकर जीना और प्रकृति की व्यवस्था को समझ के उसमें व्यवस्थित होकर जीना, ये श्रेष्ठता है। मनमानी कुछ भी कर रहे हैं कि खुद दुखी है और दूसरों के दुख का कारण बन रहे हैं, खुद परेशान है, परिवार के कलह का कारण बन रहे हैं, खुद परेशान है, समाज में 10 समस्या का कारण बन रहे हैं, खुद परेशान है, प्रकृति को दिन रात एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं, तो उसको श्रेष्ठता तो नहीं कह सकते, उसको एक्सेलेंस तो नहीं कह सकते हैं। तो समाज में तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसके लिए जो है मतलब कोई पैसे की जरूरत नहीं है, खाली जो है मतलब कि अपने मन से जो है मतलब कि आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। जो है जैसे मतलब कि पहले पुराने लोग जो है मतलब श्रमदान करते थे, कोई पैसा नहीं होता था उसके लिए। अभी भी जो है मतलब अब उसके लिए पैसा आ गया तो सब सोचते कि बजट आएगा वही करेगा, लेकिन बजट आने में यदि 2 साल लगेगा तब तक क्या हम गाँव का सफाई नहीं करेंगे, झाड़ी नहीं काटेंगे क्या? सही बात है। बल्कि आज भी ईमानदारी से देखेंगे ना, थोड़ा आँख खोल के, पैसा एक काम नहीं करता, एक काम नहीं करता, एक काम नहीं करता। काम अगर कर रहा है तो वहाँ खड़ा कोई न कोई आदमी कर रहा है कोई न कोई आदमी है जो काम कर रहा है, या प्रकृति से कोई न कोई रिसोर्सेज उठा के हम ला रहे हैं जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर टेबल हमारी ये लकड़ी की या लोहे की बनी हुई है तो इसके लिए लोहा चाहिए, किसी आदमी में टेबल बनाने की योग्यता चाहिए। ये 2 चीज होगा तो लोहे का टेबल बन जाएगा। लकड़ी उपलब्ध होनी चाहिए, किसी आदमी में टेबल बनाने की योग्यता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, टेबल बन जाए। लकड़ी और लोहा उपलब्ध नहीं हो या वो आदमी उपलब्ध नहीं हो जिसके हाथ में वो कला है, पैसा अरबों इकट्ठा कर दीजिए, यहाँ एक टेबल पैदा नहीं। अगर बाहर रोड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पैसा रोड नहीं बना, कोई आदमी खड़ा है वहाँ जो श्रम करता है, कोई मशीन लगी हुई है उसमें जिसको बनाने और चलाने का काम आदमी करता है। वो मशीन के लिए जो रॉ मटेरियल है या जो डाला जा रहा है, कंक्रीट और बाकी चीजें, वो सब प्रकृति से आती है। हम कपड़ा पहने हुए हैं, ये कोई पैसा कपड़ा नहीं पैदा कर देता। कपड़ा पैदा इसलिए होता है क्योंकि कपास प्रकृति में हो है, ऊलेन प्रकृति में है,
या सिंथेटिक भी बना रहे हैं तो उसका रॉ मटेरियल कार्बन हाइड्रोजन प्रकृति में है और किसी आदमी के पास उसको बनाने की टेक्नोलॉजी, ये दोनों के योगफल से चीजें आती हैं। पैसा तो सिर्फ इतना ही काम करता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में कुछ सहयोग कर देता है। माध्यम तो पैसा ही है। वही तो माध्यम को माध्यम की तरह ही देखा जाए ना, उसको वस्तु तो नहीं मान लिया जाए। नहीं तो क्या होता है आज के दिन बहुत बार हम पैसा बढ़ाने के चक्कर में वस्तु की गुणवत्ता भी खराब कर देते हैं। दूध और घी मिलावट करके मिल रहा है, उससे दूध की क्वालिटी बढ़ रही है कि पैसा बढ़ रहा है? हमको लगता है पैसा बढ़ाना मुद्दा है तो दूध में मिलावट कर दो, घी में मिलावट कर दो, पैसा तो बढ़ जाता है उससे। अभी तो कर रहे हैं लोग, क्वालिटी भी बढ़ रही है क्या? समस्या साधे से मतलब कि समरसता की बराबरी के भाव की तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि पैसा अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है। जाने अनजाने आज के दिन बहुत सारा बिजनेस हमने ऐसा पैदा कर लिया है जिसमें पैसा बढ़ रहा है, वस्तु का कुछ नहीं हो रहा। हमको लगता है हम बड़ा बढ़िया व्यापार कर रहे हैं और बड़ा भागीदारी कर रहे हैं। हमको पहचानना जरूरी है कि पैसा एक माध्यम है, उत्पादन नहीं है, वास्तविकता नहीं है। पैसा सहयोगी साधन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन पैसे को बढ़ाना और पैसे को छापना कोई रोजगार नहीं है। किसी वस्तु का उत्पादन करना और उसके लिए काम करना ये रोजगार है जी। कुर्सी बना रहे हो कि टेबल बना रहे हो कि लैपटॉप बना रहे हो कि मोबाइल बना रहे हो कि प्रोजेक्टर बना रहे हो कि कंप्यूटर बना रहे हो, ये तो रोजगार हो सकता है, ये तो उत्पादन हो सकता है, ये तो व्यवसाय हो सकता है। बैठ के पैसा छापना या किसी विधि से अपने पैसे को बढ़ाते रहना ये व्यवसाय तो नहीं हो सकता है जी। ये व्यवसाय तो नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? जी तो इतने के साथ हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आखिरी भाव है प्रेम का, उस पर भी थोड़ी बात मैं कर ही देता हूँ। अपने से ही आप पूछ के देखिए, हमको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है? दूसरे मनुष्यों के साथ विरोध का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है या स्नेह का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है? संबंध का भाव सहज रूप में स्नेह और संबंध को भी देखिए तो किसी एक व्यक्ति के साथ हम स्नेह और संबंध से जीना चाहते हैं, अनेक व्यक्ति के साथ संबंध और स्नेह से जीना चाहते हैं, या अंततोगत्वा हर मानव जिसके साथ हम मिलते हैं उन सभी के साथ हम संबंध और स्नेह पूर्वक जीना चाहते हैं। हर मानव के साथ। तो ये जो हर मानव को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारने का, देख पाने का भाव है और हर किसी के लिए स्नेह होने का भाव है, उसका नाम प्रेम है। और धीरे धीरे देखते हैं तो ये जुड़ाव सिर्फ मानव के साथ नहीं दिखाई देता है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस पूरी प्रकृति के साथ अपने को हम जुड़ा हुआ देख पाते हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व इन सब के साथ जुड़ा हुआ है ही। ये पूरे अस्तित्व को देखने जाएंगे ना तो दिखाई देता है कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ हमारा जुड़ा होना है ही। ये सब हमारे लिए पूरक है, हम भी इनके लिए पूरक और सहयोगी हो सकते हैं समझदारी पूर्वक। और दूसरे मनुष्यों के साथ भी अपने जुड़ाव को हम देख पाते हैं कि मानव मात्र के साथ, प्रकृति मात्र के साथ, यानी हर मानव के साथ, प्रकृति की हर इकाई के साथ अपने जुड़ाव को देख पाना, महसूस कर पाना, उसका नाम प्रेम है। तो एक एक व्यक्ति के साथ जो हम अपने को संबंधी के रूप में देख रहे हैं, जुड़ा हुआ देख रहे हैं, उसका नाम स्नेह। तो जीने की शुरुआत इस स्नेह से है। जिसके पहले विरोध कर रहे हैं वहां तो कोई जीना नहीं है, वहां तो लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, एक दूसरे के लिए समस्या है। एक एक को स्नेह, एक एक के साथ संबंध पूर्वक जी पाना की मानसिकता स्नेह है। धीरे धीरे आगे बढ़ के हर किसी के साथ हम अपने संबंध को देख सकें,
पहचान सकें, स्वीकार सकें, उस भाव का नाम प्रेम है। तो यात्रा हमारी स्नेह से शुरू होती है, प्रेम पे जाके पूरी होती है। स्नेह से हमारी यात्रा शुरू होती है, प्रेम पर जाके वो पूरी होती है। और इस प्रेम के भाव का ये मतलब नहीं है कि हम हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। हम हर किसी के साथ प्रेम का भाव रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। अगर अपने घर के दोनों बच्चों के साथ में स्नेह रखता हूँ तो क्या करेंगे? दोनों को 2-2 रोटी खिलाएंगे या जिसको जितनी भूख है उतना खिलाएंगे? जितनी भूख होगी उस हिसाब से खिलाएंगे। हम 2 बच्चे को बाहर घुमाने ले गए हैं, एक को आइसक्रीम पसंद है, दूसरे को चॉकलेट पसंद है, हम दोनों को आइसक्रीम खिलाएंगे या एक को आइसक्रीम और एक को चॉकलेट देंगे? तो ये पहचानना जरूरी है कि ये जो हम स्नेह के भाव का या प्रेम के भाव का ये मतलब नहीं है कि हम एक जैसा व्यवहार करते हैं सबके साथ, बल्कि स्नेह के साथ हम आपकी जरूरत का भी ध्यान रखते हैं, इनकी जरूरत का भी ध्यान रखते हैं, इनकी जरूरत का भी ध्यान रखते हैं। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाइए, कोई दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं, कोई तीसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं। मीराबाई ने कहा कि तो मैं ऐसा जानती प्रेम किया तो खोए, मगर के ढोरा पीटते कि प्रेम करो ना खोए। सही बात है। तो मीराबाई से रुक के ये पूछना चाहिए कि जब प्रेम करो ना कोई कह रहे हो तो आप क्यों कर रही हैं? तो समेट करके देखेंगे ना तो ये समझ में आता है कि हर मानव मूलतः शुभ चाहता है। इस चाहना को देख पाने का नाम विश्वास है। सोचिएगा इस पर ब्रेक में। हर मानव मूलतः शुभ चाहता है, अपना सुख समृद्धि चाहता है, हमारा सुख समृद्धि चाहता है। समझ के अभाव में या योग्यता के अभाव में उससे गलती होती है, न कि मूल में वो गलती करना चाहता है। इस मूलभूत भावना को देख पाने का नाम विश्वास है। इसी तरह से अपना और दूसरे का ठीक ठीक मूल्यांकन करने में दूसरे मानव को भी अपने जैसा मानव के रूप में पहले देख पाना, न कि धन, पद, बल, रूप, पैसा, डिग्री, इन आधार पर उसको देखना। दूसरे को अपने जैसे मानव के रूप में देख पाना, और दूसरा हमसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो समझने सीखने को तत्पर होना। मैं अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तो दूसरे के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीना, फिर उसको समझने में सहयोग करना। इस मानसिकता का नाम सम्मान है। अगले मनुष्य के साथ संबंध को देख पाना, स्वीकार पाना और उसके लिए पूरक हो पाना, सहयोगी हो पाना, उसके लिए अपनी निष्ठा, अपना कमिटमेंट, अपना तत्परता, इस भाव का नाम स्नेह। दूसरे के लिए हम पूरक होने जाते हैं, सहयोगी होने जाते हैं, तो उसके शरीर का ध्यान रखने की प्रवृत्ति का नाम ममता है। उसके मैं का, जीवन का ध्यान रखने की प्रवृत्ति का नाम वात्सल्य। तो विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये 3 मूल्य प्रधानता से हर जगह दिखाई देता है। ममता और वात्सल्य वहां है जहां हम दूसरे को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा वहां है जहां दूसरे से सहयोग पाने का काम हो रहा है। तो दूसरे से सहयोग मिलने में कृतज्ञता है, दूसरे ने अपनी श्रेष्ठता के लिए काम किया है, गौरव है। अगले में श्रेष्ठता को देख करके उससे प्रेरणा ग्रहण कर पाए, हम भी वैसा बनने के लिए अपने को अर्पित समर्पित कर पाए, वो श्रद्धा और पूज्यता है। और मानव मात्र के साथ ही या इस प्रकृति की, इस अस्तित्व की हर इकाई के साथ जुड़े होने का और पूरक होने का जो भाव है, उसका नाम प्रेम है। इस प्रेम को पूर्ण मूल्य इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम के भाव में स्थित होने का मतलब है कि बाकी सारा भाव हमारे में है। होने को देख पाना, पूरक होने को देख पाने में ये आएगा ही ना, अपने से अधिक श्रेष्ठ के साथ पूरक होना,
जिनको हम सहयोग कर रहे हैं उनके साथ पूरक होना और बराबर वालों के साथ जीते हुए भी कम से कम विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव हो पाना, ये जरूरी है प्रेम तक पहुंचने के क्रम में। इस पर सोचा जाए, विचार किया जाए। 11:20 पे हम लौटते हैं। कोई सवाल होगा तो उस पर बात करके हम समाज की व्यवस्था में आगे